वेलकम टू एली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए की संरचना के बारे में। तो डीएनए देखो होता क्या है, ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। ये कहाँ पाया जाता है? जो हमारी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक में होता है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, उस पर यह पाया जाता है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उस पर यह पाया जाता है। इसका नाम डीएनए इसलिए पड़ा कि इसका पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से डी, यहाँ से एन और यहाँ से ए लेकर बनाया गया है। अब ये जो बना किन घटकों से होता है, किन चीजों से बना होता है? तो डीएनए है, ये 3 घटकों से मिलकर बना होता है। पेंटोज शर्करा है, नाइट्रोजनी क्षार है और फॉस्फेट समूह है। ये तीनों मिलकर डीएनए बनाते हैं। तो पेंटोज शर्करा के बारे में जान लेते हैं कि पेंटोज शर्करा क्या है। तो पेंटा का मतलब होता है 5, यानी ये 5 कार्बन युक्त शर्करा है। जैसे 6 कार्बन युक्त शर्करा होती है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं हेक्सोज शर्करा। वैसे ही पेंटोज शर्करा होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O5। जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन और डबल हाइड्रोजन। और इस शर्करा का नाम होता है राइबोज शर्करा, राइबोज शुगर। इसका नाम है राइबोज शर्करा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन की शर्करा, वैसे 5 कार्बन की शर्करा कौन सी है? राइबोज शर्करा। अब इसकी संरचना कैसे होती है? तो देखें, इसमें पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन। 5 कार्बन ऐसे रहेंगे। यहाँ पर इनके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा OH, यहाँ पर रहेगा H, फिर H, फिर OH रहेगा, फिर H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ 2 हाइड्रोजन रहेंगे इस तरह, और यहाँ पर है OH। तो ये संरचना होती है किसकी? पेंटोज शर्करा की, जिसका नाम होता है राइबोज। अब मैं ये संरचना दोबारा बनाता हूँ कि मेरे पास ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन। इस कार्बन पर यहाँ पर हम लिख देते हैं CH2OH। ठीक है, इस 2 हाइड्रोजन को शॉर्ट में मैंने CH2 लिख दिया। यहाँ पर है OH, यहाँ पर है H, यहाँ H है, यहाँ पर H है, यहाँ H रहेगा, यहाँ OH रहेगा, यहाँ पर H रहेगा। अब देखें, यहाँ पर OH है लेकिन यहाँ पर मैंने H लिखा है, यानी यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। कौन से कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर। जैसे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो 5वें कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन की कमी है। कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी होना। तो डेफिशिएंसी का वर्ड काम में ले लिया हमने डी। किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की, तो नाम लिख दिया ऑक्सी। तो और कौन सी शर्करा है ये? राइबोज शर्करा, राइबोज शुगर है, तो नाम हो गया डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। और कौन से कार्बन पर? दूसरे पर, तो सही नाम इसका क्या हो जाएगा? 2 डी ऑक्सी राइबोज शर्करा इसका नाम हो गया। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? 2 डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, तभी इसका नाम क्या हो गया? डी ऑक्सी राइबो नाम हो गया। न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लियर नाम हो गया। एक एसिड नाम हम किसके लिए लगाते हैं? अम्ल के लिए लगाते हैं, तो इस वजह से इसका नाम हो गया न्यूक्लिक एसिड। अब दूसरा इसका जो घटक होता है, दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस, जो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन टाइप के। अब ये क्या चीज होते हैं? ये कार्बन और नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। जैसे मेरे पास इसमें कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन, वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ये इससे जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर एक कार्बन और है, ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा, फिर सॉरी यहाँ पर एक नाइट्रोजन है जो कार्बन से जुड़ेगा, फिर नाइट्रोजन है वो इससे जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें 2 वल्ले पाई जाती है, किसमें? प्यूरिन के अंदर। ठीक है, एक तो होती है हेक्सा वल्ले, हेक्सा रिंग, और दूसरी होती है पेंटा वल्ले, पेंटा रिंग। इसमें 6 कॉर्नर है, इसमें 5 कॉर्नर है। तो इसका जो नाम होता है वो है पायरिमिडीन रिंग, पायरिमिडीन वल्ले इसका नाम है, पायरिमिडीन रिंग। और इसका नाम होता है इमिडेजोल, इमिडेजोल रिंग इसका नाम होता है, इमिडेजोल वल्ले, इमिडेजोल रिंग। तो ये 2 वल्ले पाई जाती है प्यूरिन में। पायरिमिडीन में ओनली एक ही वल्ले होती है, कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ये इससे जुड़ जाएगा। तो एक वल्ले का इसका नाम क्या है? पायरिमिडीन नाम है इसका। तो इस वजह से इनका नाम क्या हो गया? पायरिमिडीन हो गया।
इसमें पायरिमिडीन और इमिडाजोल दोनों है, तो नाम चेंज कर दिया, इसका नाम हो गया प्यूरिन। ठीक है, अब आपको इसको याद कैसे करें, तो ट्रिक लिख लें आप, CCC NCN NCN, ऐसे याद करते हैं, CCC NCN। इसका मतलब क्या हो गया, CCCN कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, और इसमें ओनली क्या हो जाएगा, CCC NCN। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक संरचना प्यूरिन और पायरिमिडीन की। अब प्यूरिन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है एडिनिन, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है एडिनिन, और दूसरा है उसका नाम होता है ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन होते हैं, ग्वानिन। और पायरिमिडीन होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है साइटोसिन, ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वो है यूरेसिल, और तीसरा इसके अंदर आता है थाइमीन। ठीक है, इंग्लिश का नाम भी लिख देते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। तो पायरिमिडीन तीन होते हैं और गुआनिन दो होते हैं, सॉरी प्यूरिन दो होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। इसको याद कैसे कर सकते हो, एक ट्रिक बना लें आप, जिसको लिख दें आप, जैसे गर्ल्स आर प्योर, गर्ल्स आर प्योर। तो जी से हो गया गुआनिन, ए से हो गया एडिनिन, और प्योर से हो गया प्यूरिन। इसको देखो कैसे याद करें, तो यहाँ पर सी है, यहाँ यू है, यहाँ टी है, तो हमने लिख दिया CUT, कट, कट द पाई, कट द पाई। तो कट से तो हो गया साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, पाई से नाम बना दिया पायरिमिडीन। तो ये हो गए साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, पायरिमिडीन। तो ये तो होगी इनकी बेसिक संरचना। अब हम एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल की डिटेल संरचना स्टडी कर ले। अब हम जो नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन, पायरिमिडीन, और उनकी डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनकी विस्तृत संरचना देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं प्यूरिन की बेसिक संरचना, ठीक है, ये CCC NCN, इसके साथ में फिर हमने पढ़ा है N, फिर C और N, ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ रहता है NH2 अमाइनो ग्रुप, ठीक है, तो अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनिन। इसका नाम क्या हो गया, एडिनिन नाम हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैलेंसी इसकी पूरी कर देते हैं। तो देखो पहले यहाँ से वैलेंसी स्टार्ट कर दे, यहाँ पर डबल दिखाएंगे बॉन्ड, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो देखें इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, इनकी भी पूरी होगी, इसकी भी पूरी हो गई है, इसकी भी कंप्लीट है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन की कंप्लीट, कार्बन की कंप्लीट नहीं हो रही, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फिर आते हैं कि आप यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा दें, तो देखें यहाँ 3 हो गई, इसकी पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पर H दिखाएंगे और यहाँ पर H दिखाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास एडिनिन की संरचना। अब हम देख लेते हैं कि गुआनिन है उसकी संरचना कैसे होगी। वही हमारे पास CCCNCN, ठीक है, यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पर NH2, ये अमाइनो ग्रुप जो होता है NH2 ये यहाँ रहेगा, और फिर वही है हमारे पास NCN, इस तरह जोड़ दिया। यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट करेंगे तो इसकी संयोजकता पूरी हो गई, यहाँ इसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही, यहाँ डबल बॉन्ड दिखा देंगे, इसकी संयोजकता पूरी हो गई, वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी नहीं हो रही है, तो हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते, क्योंकि दिखाते क्या हो जाएगा, 4-5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर दिखा देंगे NH। फिर यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया था, यहाँ पर H, ये तो सेम है। तो ये हो गया हमारे पास गुआनिन, गुआनिन। तो एडेनिन की संरचना ये है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये हो गया एडेनिन और गुआनिन की संरचना। अब हम देख लेते हैं जो साइटोसिन है, यूरेसिल है और थाइमिन की संरचना। तो अब हम पायरिमिडीन की संरचना देख लेते हैं, तो CCCNCN, तो यहाँ पर रहता है NH2, और फिर यहाँ रहता है डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर हम वैलेंसी पूरी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। तो ये इनकी संयोजकता पूरी हो गई। तो ये मेरे पास बन गया क्या, साइटोसिन बन गया, साइटोसिन। तो एडेनिन की संरचना हमने पढ़ ली, गुआनिन की पढ़ ली, साइटोसिन की पढ़ ली।
अब हम आ जाते हैं थाइमीन यूरेसिल की संरचना। पहले सीखेंगे हम कार्बन कार्बन फिर है नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ये से जुड़ गया। यहाँ देखें डबल बॉन्ड ओ जोड़ेंगे और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ जोड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर से वैलेंसी बनाना जो संयोजकता है उसको पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ NH कर देंगे और यहाँ पर हम संयोजकता पूरी नहीं हो रही है तो H कर देंगे, सॉरी यहाँ पर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इसकी संयोजकता सबकी कंप्लीट हो जाएगी और ये बन गया हमारे पास यूरेसिल, ठीक है। इसका नाम क्या है? यूरेसिल। ओके, अब हम आ जाते हैं थाइमीन की संरचना पर। तो उसमें भी सी 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 एन सी एन, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब देखो इसकी और इसकी लगभग सेम बनी, तो अंतर क्या है? यहाँ पर होता है CH3 मेथाइल ग्रुप, मेथिल समूह है। यहाँ डबल बॉन्ड हम दिखाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और ये हमारे पास सॉरी हाइड्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड आ नहीं सकता यहाँ पर, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। तो देखें ये जो संरचना बन गई, ये बन गई मेरे पास थाइमीन की, थाइमीन। यहाँ पर यूरेसिल देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसकी संरचना इसके जैसी है, सेम यूरेसिल की, बस थाइमीन और यूरेसिल में डिफरेंस क्या है? इस CH3 का। CH3 को हम क्या कहते हैं? मेथिल समूह है, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं इसको मेथाइल, मेथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो देखें ये मेरे पास यहाँ से स्टार्ट काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो अगर मैं ये यहाँ से हटा दूं और हाइड्रोजन जोड़ दूं तो क्या बन गया? यूरेसिल बन गया। और CH3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, मेथाइल ग्रुप मेथिल समूह जोड़ दिया, तो ये थाइमीन बन गया। तो थाइमीन का जो दूसरा नाम है वो हो सकता है 5 मेथाइल यूरेसिल, 5 मेथाइल यूरेसिल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 5 मेथिल यूरेसिल, 5 मेथिल यूरेसिल। अब देखो साइटोसिन की और गुआनिन की दोनों की संरचना लगभग क्या होती है? सेम है। देखो यहाँ H2 है, यहाँ H2 है। और इसकी अगर हम बात कर रहे हैं गुआनिन की और थाइमीन की, लगभग सेम है। यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है। ध्यान रखना है ये जो यूरेसिल होता है ये DNA में नहीं पाया जाता, ये ओनली RNA में होता है, ठीक है। RNA में पाया जाता है, DNA में नहीं पाया जाता। तो इनकी दोनों की संरचना सेम है, इस वजह से ये दोनों आपस में नहीं जुड़ते। आगे हम पढ़ेंगे कैसे जुड़ते हैं। इसकी संरचना इसकी संरचना अलग अलग है, तो ये जुड़ेगा इसके साथ में, ठीक है। कौन? एडिनिन है, ये थाइमीन के साथ में जुड़ेगा। और जो ग्वानिन है ये जुड़ेगा किसके साथ में? साइटोसिन के साथ में। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आया था चला गया, आया था चला गया। तो आया था यानी एडेनिन और थाइमीन जुड़ेगा, चला गया यानी साइटोसिन और गुआनिन जुड़ेगा। अभी कैसे जुड़ेगा वो हम आगे स्टडी करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम ये पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो न्यूक्लियोसाइड एक वर्ड आता है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? ये मैंने जो बनाया है ये क्या है? पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शुगर है। और यहाँ पर ये जो संरचना बनाई है ये है एडिनिन की, और एडिनिन क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास OH है, यहाँ पर H है। H और OH ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे? H2O, जल बना लेंगे, जिसको बोलते हैं संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन वो होगी। और ये यहाँ से H और यहाँ से सॉरी OH, यहाँ से H गायब हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया? पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार ये जुड़कर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और ये किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइको
शीडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो देखें ये इंग्लिश में नाम ऐसा ही है, तो कहीं कहीं पर आपको मिल जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये वो यही है, सही वर्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बंध, उसके द्वारा ये आपस में जुड़ेंगे। तो हम परिभाषा क्या बना देंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पेंटोज शर्करा ग्लाइको नाइट्रोजनी क्षार के साथ में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो ये तो मैंने क्या जोड़ा है, एडिनिन जोड़ा है, यानी प्यूरिन जोड़ा है। अगर पायरिमिडीन जोड़े, जैसे साइटोसिन जोड़े, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, और ये आपस में ऐसे बंध बना लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो अब न्यूक्लियोसाइड हमारे पास बना है, तो अगर हमारे पास एडिनिन जुड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन इसका नाम हो जाएगा। अगर गुआनिन जुड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा, गुआनोसिन, गुआनोसिन नाम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर मैंने OH नहीं दिखाया है, H दिखाया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी भी साथ में लगेगा, नाम हो जाएगा डी ऑक्सी एडिनोसिन, और दूसरा हो जाएगा डी ऑक्सी गुआनोसिन। ठीक है, अगर यही ये तो प्यूरिन जुड़े हुए हैं तब तो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी गुआनोसिन। अगर पायरिमिडीन जुड़े हैं, देखो ये पायरिमिडीन मैंने बताया था, साइटोसिन क्या होता है, पायरिमिडीन होता है, तो ये क्या जुड़ा हुआ है, साइटोसिन। तो नाम क्या आगे हम लगा रहे हैं, डी ऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी। ठीक है, अब देखो साइटो, इनमें नाम क्या आगे हमने लगाया है, ओसिन। ठीक है, तो इसके नाम के आगे तो ओसिन पहले से लगा हुआ है, तो हम ये नाम नहीं लिख सकते, तो साइटोसिन से नाम इसका हो जाएगा साइटिडीन, साइटिडीन। अगर थायमीन जुड़ा हुआ रहे यहाँ पर तो नाम क्या हो जाएगा, थाइमिडीन, और डी ऑक्सी साथ में लगेगा तो नाम क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी थाइमिडीन, डी ऑक्सी थाइमिडीन। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम थाइमिडीन बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड O दिखा दो और यहाँ पर CH3 दिखा देंगे, तो ये बन गया डी ऑक्सी थाइमिडीन। अब अगर इसको मान लो डी ऑक्सी गुआनोसिन बनाना है तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ से हटा दें, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा NH2, तो ये क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी गुआनोसिन बन जाएगा। क्लियर है। अब हमने देखो डीएनए के 3 घटक पढ़े थे, 3 पार्ट्स पढ़े थे, 3 चीजें हैं डीएनए बनाने में। एक तो था हमारे पास नाइट्रोजन क्षार, दूसरा था पेंटोज शर्करा, तीसरा था फॉस्फेट समूह। अभी तक हमने फॉस्फेट समूह के बारे में नहीं जाना। तीसरा क्या था, फॉस्फेट समूह था। अब फॉस्फेट समूह मिलता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप था, वो फॉस्फोरिक अम्ल से मिलता है H3PO4 से, H3PO4, जिसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल। तो हमें फॉस्फोरिक अम्ल से फॉस्फेट प्राप्त होता है जो डीएनए बनाने में काम आता है। अब फॉस्फोरिक अम्ल को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इसमें फॉस्फेट, फॉस्फोरस है, एक तरफ डबल बॉन्ड O है, फिर OH है, इधर OH है, और इस साइड में भी OH है। अब यहाँ से देखो क्या होता है, OH ये देता है, ठीक है, यहाँ से OH निकल गया और इससे H निकल गया, तो H और OH, H और OH ये मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था H2O बना लेते हैं। और फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ में बंध बना लेगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, ये इसके साथ में बंध बना लेगा। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें जोड़ दी, एक जोड़ दिया क्या, नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा जोड़ दिया हमने पेंटोज शर्करा, और तीसरा जोड़ दिया है फॉस्फेट समूह। अगर ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ ये बंध कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये जो बंध बन रहा है तो ये एस्टर बंध है, साथ में फॉस्फोरस भी है, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम फॉस्फो एस्टर बंध, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इसका नाम यही है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड।
तो हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड के जो पेंटोज शर्करा है उसके 5वें कार्बन पर क्या होगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू फोस्फेट ग्रुप है ये जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। और जो डीएनए होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना कैसे होती है वो अब जान लेते हैं। ओके, तो अब हम डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है वो जान लेते हैं। तो देखिए मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर यानी पेंटोज शर्करा, और तीसरा फोस्फेट समूह है, फोस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फोस्फेट समूह। तो मैंने इसे 3 बनाए हैं। अब देखें क्या होता है कि यहाँ पर जो मैं OH है इसकी मैं थोड़ी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। इस OH को ऊपर की साइड में रहा हूँ, ऑक्सीजन नीचे लिख रहा हूँ। तो इसकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ OH और डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ दिखा देता हूँ OH। ठीक है, OH सॉरी OH। तो देखें यहाँ पर ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। 5वें कार्बन पर फोस्फेट समूह, फोस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, पहले कार्बन पर क्या जुड़ता है, नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। अब यहाँ से मेरे पास H मिलेगा और यहाँ से OH मिलेगा। H और OH मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। कौन सी अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। और यहाँ फिर ये बंध दोनों के इस तरह खाली हो गए, तो ये आपस में बंध बना लेते हैं ऐसे। तो देखें हमने ये पढ़ा था, इसको कहा था फोस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर भी फोस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। तो 2 फोस्फोएस्टर बॉन्ड बन गए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डाई फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। फोस्फो क्योंकि फोस्फेट जुड़ा हुआ है ये रहा, और 2 एस्टर बॉन्ड है तो हम बोल देंगे डाई एस्टर बंद, फोस्फोडाई एस्टर बंद, ऐसे बन जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, ये डाई न्यूक्लियोटाइड बना दिया। ऐसे ही मैं तीसरा बना जोड़ देता हूँ, यहाँ से ये H डोनेट करेगा, ये OH डोनेट करेगा, और ये फिर आपस में बंध बना लेंगे, आपस में बंध बना लेंगे। कौन सा बंध बनाएगा, फोस्फोडाइएस्टर बंध बनाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका तो 3rd कार्बन और इसके 5th कार्बन का फोस्फेट समूह आपस में जुड़ता है। तो ऐसे मैंने 3 बना दिए, ऐसे 4 जुड़ जाएंगे, 5 जुड़ जाएंगे, 10 जुड़ जाएंगे, 100 जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब इसमें एक चीज और आपको नोट करना है कि जैसे हम डीएनए बनाते हैं, तो डीएनए बनाते हैं तो उसमें एक तरफ दिखाते हैं 5 डेज सीरा और दूसरी तरफ दिखाते हैं 3 डेज। जैसे दूसरा बना रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 डेज है, ये होता है 5 डेज। तो ये 3 डेज 5 डेज यानी 3 प्राइम और 5 प्राइम से नाम होता है 3 प्राइम और 5 प्राइम। तो ये क्या चीज होती है, तो देखें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5वें कार्बन पर ये जो फोस्फेट समूह है, फोस्फेट ग्रुप है, ये क्या होता है, अकेला है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, फ्री है, मुक्त है। तो 5वें पर फोस्फेट मुक्त है, इस वजह से इसका नाम क्या बोल देंगे, 5 डेज सीरा। इसके एंड पे आते हैं, एंड वाले में आते हैं, तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसके 5वें पर फोस्फेट है, ये वाला फोस्फेट है, ये क्या कर रहा है, इससे पहले वाले के पहला, दूसरा और तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब ये फ्री नहीं है। लेकिन अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर OH फ्री होता है, थर्ड पर OH फ्री होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, 3 डेज सीरा कह देते हैं। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गई। ऐसी कितनी होती है, 2 होती है, जो प्रति समानांतर होती है। जैसे मैंने इस लड़ी की श्रृंखला है, ठीक है, इस लड़ी को, इस श्रृंखला की संरचना को मैंने यहाँ बना दिया, तो इसके सामने एक और भी 2 लड़ी है, एक और भी श्रृंखला है, तो हम वो भी जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं जो इसके सामने होगी। ओके, तो अब हम जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है उसके प्रति समानांतर संरचना देखते हैं। तो देखें डीएनए में हमने कहा कि इस तरह 2 लड़ियां हैं, ठीक है, 5 डेज 3 डेज, और दूसरी है 3 डेज 5 डेज। यानी अगर एक लड़ी इस तरह है, ठीक है, तो दूसरी लड़ी इस तरह रहेगी, इसको कहते हैं प्रति समानांतर होना।
तो एक मैंने इस तरह दिखाई है ये लड़ी, तो दूसरी ऐसे होगी उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास यही है, पेंटोस शर्करा है और फिर फॉस्फेट समूह है और नाइट्रोजनस बेस है। तो ये दोनों श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे प्रति समानांतर होगी, और इनके जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है, ये आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, इस तरह। तो एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है, जिसमें बताया था आया था और चला गया। ग्वानिन है ये साइटोसिन से जुड़ता है, एडेनिन है ये थायमिन से जुड़ता है। तो इनके बीच में पाए जाते हैं क्या, एच बंध, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस है, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे दोनों श्रृंखलाओं के। तो आपको एक चीज ऐसे भी याद कर सकते हो, आया था 2 की स्पीड से, गया 3 की स्पीड से। आया था 2 की स्पीड से, चला गया 3 की स्पीड से। तो आया था में 2 बंद है और चला गया में इस तरह 3 बंद है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये दोनों श्रृंखला, अब देखें यहाँ पर मैं अभी नोट करवाया था कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं 3 डेज, और ये लिख रहे हैं 5 डेज। तो देखिए ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ से OH फ्री है, OH मुक्त है, इसके इसका OH मुक्त था। ठीक है, फिर चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फ्री नहीं है, ये किससे जुड़ गया, अगले कार्बन के, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे कार्बन के साथ में। फिर इसका ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, पांचवें पर भी फॉस्फेट समूह है, ये भी क्या है, फ्री नहीं है। ये कहां से जुड़ गया, पहले कार्बन से, दूसरे से, तीसरे से, तीसरे कार्बन के साथ में। लेकिन चौथा और पांचवा, पांचवें कार्बन पर इस पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। तो फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो इसको क्या बोल देंगे, 5 डेज शीरा बोल देते हैं, 5 प्राइम शीरा कह देते हैं। तो ये हो गई डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। तो आशा करते हैं कि डीएनए की संरचना का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए के द्विकुंडली नमूना के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डीएनए की संरचना के बारे में जान लिया था। तो देखें, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडली नमूना है, 2 साइंटिस्ट है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, उनके द्वारा दिया गया था। तो वाटसन और क्रिक ने क्या दिया, द्विकुंडली नमूना दिया। उन्होंने एक विधि काम में ली जिसका नाम होता है एक्सरे विवर्तन, एक्सरे डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके द्वारा डीएनए का जो डबल द्विकुंडली नमूना है वो दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है ये द्विरज्जुकी होता है, 2 लड़ियों से मिलकर बना होता है। जैसे इस तरह 2 लड़ियां होगी डीएनए में, जैसे हमने यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया है। और ये दोनों लड़ियां हैं जो डबल स्ट्रैंड है, ये क्या होते हैं, प्रति समानांतर होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक 5 डेज से 3 डेज है तो दूसरा क्या रहेगा, 3 डेज से 5 डेज रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, हम इसको बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, अब ये दोनों रज्जुक होते हैं, 2 लड़ियां होती है, इनके बीच में डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, इनके बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रम होती है। तो डीएनए के 2 रज्जुकों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 एंगस्ट्रम हो गई। और एंगस्ट्रम किसको कहेंगे हम, 10 की घात -10 को। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 गुणा 10 की घात -10 मीटर, क्योंकि 20 को मैंने ऐसे कैसा लिख दिया। एंगस्ट्रम किसको कहते हैं, 10 की घात -10 को, और मीटर इसके आगे लगा देते हैं। इनके अलावा हम इसको नैनोमीटर में भी काउंट कर सकते हैं। नैनोमीटर कितना होता है, 10 की घात -9, तो 2 नैनोमीटर हम बोल सकते हैं, या 2 गुणा 10 की घात -9 मीटर भी लिख सकते हो। तो 10 की घात -9 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नैनोमीटर। तो इन चारों रूप से हम दिखा सकते हैं कि डीएनए के 2 रज्जुकों के बीच की दूरी। जैसे मान लो कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपको क्या करेंगे कि जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिए या 3 दे दिए, कह दिया कि उपरोक्त सभी, तो उसमें कौन सा सही रहेगा, उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्यों, 20 एंगस्ट्रम भी है, 2 नैनोमीटर भी है, 20 गुणा 10 की घात -10 भी सही है, और 2 गुणा 10 की घात -9 भी सही है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि जो डीएनए में कौन सा कुंडलन पाया जाता है। तो डीएनए में जो कुंडलन होता है वो राइट हैंडेड होता है, दक्षिणावर्त, इसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह घूम रहा होता है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है डीएनए में, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। एक डीएनए का प्रकार हम और पढ़ेंगे जिसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे जब डीएनए के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा डीएनए के क्षार के बीच में युग्मन पाया जाता है, यानी जोड़ा बनाते हैं। जैसे ये है एडेनिन है, ये थाइमिन के साथ में जोड़ा बनाएगा, और ग्वानिन है, ये साइटोसिन के साथ में युग्म बनाएगा, पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा। तो एडेनिन और जो थाइमिन है उसके बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होंगे, 2 होंगे। और ग्वानिन और साइटोसिन है उनके बीच में 3 हाइड्रोजन होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आया था 2 की स्पीड से और चला गया 3 की स्पीड से, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो। इनके अलावा यहां से एक रूल और बनता है जिसको हम कहते हैं चार गाफ का नियम, चार गाफ का
नियम। हालांकि याद रखना है कि ये जो चारगाफ का नियम है ये वॉटसन और क्रिक से जुड़ा हुआ नहीं है, इनका मॉडल से इसका कोई लेना देना नहीं, बाद में उन्होंने नियम दिया था। तो चारगाफ का नियम हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो डीएनए में एक गहरा गड्ढा होता है और एक हल्का गड्ढा होता है। ठीक है, जो गहरा गड्ढा होगा उसको हम क्या कहेंगे, गहरा गर्त और हल्का गर्त, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव कहते हैं। तो अगर आप डीएनए इस तरह बना रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत होगा क्योंकि इसमें आपने गहरा गड्ढा हल्का गड्ढा रंग से दिखाया नहीं है। तो डीएनए बनाने का सही तरीका ये होता है, जैसे आपने एक लेडी दिखा दी डीएनए की, अब दूसरा जो दिखा रहे हो इसके साथ साथ में चलेगा और जहां जहां इसमें घुमाव आएगा उसमें भी घुमाव वहीं पर ही दिखाना है। इससे आपको एक गहरा गड्ढा मिल जाएगा और एक हल्का गड्ढा मिल जाएगा, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव बनेगा। ठीक है, अब जो हमने कहा कि डीएनए में जो कुंडलन होता है वो कौन सा होता है, दक्षिणावर्त कुंडलन होता है। ठीक है, तो एक कुंडलन है, ठीक है, डीएनए का जो एक कुंडलन है यानी एक घुमाव है, डीएनए इस तरह घूम रहा है तो इसका जो एक घुमाव है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है, वो होती है 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, 34 एंगस्ट्रम, इसको आप 34 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर भी कह सकते हो, या इनके अलावा आप कह सकते हो 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हो, या 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर भी लिख सकते हैं। तो जो डीएनए का एक कुंडलन होगा उसकी लंबाई कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रम हो गई, यानी एक हेलिक्स की, डीएनए के एक्स हेलिक्स की डिस्टेंस कितनी है, 34 एंगस्ट्रम है, सॉरी लेंथ डिस्टेंस नहीं। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि जो डीएनए का एक कुंडलन, देखो कहां से कहां काउंट करते हैं, एक मेजर ग्रुप से दूसरा मेजर ग्रुप, ये पूरा एक कुंडलन कहलाएगा, एक मेजर ग्रुप से दूसरा मेजर ग्रुप। और एक कुंडलन के अंदर लगभग 10.5 क्षार युग्म पाए जाते हैं, क्षार युग्म जिसको हम बोल देते हैं बेस पेयर। ठीक है, 10.5 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो डीएनए के एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म होते हैं, एक कुंडलन में 10.5, या आप इसको अधिकतर बुक्स में इसको लिखा जाता है 10 क्षार युग्म भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 10 क्षार युग्म सही होता है, 10.5 आप कह सकते हो 10 क्षार युग्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एक क्षार युग्म हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्षार युग्म हो गया, ये तीसरा क्षार युग्म हो गया। तो ऐसे जो क्षार युग्म है इनकी संख्या कितनी होती है, 10.5 या 10, हम कह सकते हैं 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं एक कुंडलन में। अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, कि यहाँ एक क्षार युग्म से और दूसरे क्षार युग्म के बीच की दूरी, तो जो दो क्षार युग्म है बेस पेयर है उनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रम। अब देखो कैसे आया, हमने कहा कि यहां से लेकर यहां तक एक कुंडलन पूरा हो रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रम है। अब इस कुंडलन के अंदर 10 क्षार युग्म है तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना है हमारे पास, 3.4 आ गया। तो 3.4 एंगस्ट्रम क्या है, दो क्षार युग्म के बीच की दूरी है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.34 नैनोमीटर, या 0.34 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो इन चारों रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये था जो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो द्विकुंडली नमूना दिया था उसके बारे में। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि ये चारगाफ का नियम क्या है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं चारगाफ का नियम क्या है। तो देखिए एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था चारगाफ, उन्होंने कहा कि जो डीएनए में एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन की जो संख्या होती है ये बराबर होती है थायमिन की संख्या के, नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन। और इसी तरह ग्वानिन की जो संख्या होगी वो बराबर होगी साइटोसिन की संख्या के, साइटोसिन की संख्या के। इसको हम शॉर्ट में से सकते हैं, ए बराबर होगा टी और जी बराबर होगा सी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक डीएनए में आपको दे दिया गया कि टोटल 100 न्यूक्लियोटाइड है, टोटल कितने 100 न्यूक्लियोटाइड है, और एडेनिन की संख्या आपको 20 दे दी गई है। तो एडेनिन की संख्या 20 हो गई तो थायमिन की संख्या भी कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, अब 20 और 20 टोटल हो गए हमारे पास 40, बचे कितने, ठीक है 60 बच गए। अब 60 को इस दोनों में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे तो ग्वानिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 होगी, और साइटोसिन की संख्या भी 30 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इस तरह आता है कि कौन कौन से तरीके से हम इस चारगाफ को नियम को दर्शा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी बराबर ए बराबर होता है टी एंड जी बराबर होता है, एंड नहीं सॉरी कोमा लगाएंगे, जी बराबर सी होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। ठीक है, तीसरा हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं,
ए प्लस सी बराबर टी प्लस जी, ये भी सही है। इसको और कौन से तरीके से दिखा सकते हैं, ए प्लस जी बटे टी प्लस सी बराबर 1। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये वैल्यू है, ये यहाँ पर आप रख के देखें। अगर ये वैल्यू इस तरह आप रख देते हैं तो आपको इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने ये कह दिया, जैसे ए बराबर कितना है 20, तो टी भी कितना हो गया 20, तो जी 30 है और सी भी 30 है, तो ये यानी बराबर बराबर संख्या हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं ए प्लस जी। ए प्लस जी कितने हैं, ए हमारे पास 20 है और जी कितना है, ग्वानिन 30 है, बराबर टी प्लस सी। टी कितना है 20 है, प्लस सी कितना है 30 है। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे 50 बराबर 50, यानी सही है। तो हम इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्या हम इसको इस रूप में दिखा सकते हैं। तो मैंने ए प्लस सी, ए कितना है मेरे पास 20 है और सी कितने हैं यहाँ पर 30 है, बराबर टी, टी कितने हैं 20 है और फिर है हमारे पास जी, जी कितना है 30 है। तो ये भी कितने हो गए 50 प्लस 50, सॉरी 50 बराबर 50, यानी सही तरीका है। फिर आ जाते हैं ए प्लस जी। ए कितने हैं 20 है और जी हमारे पास कितने हैं 30 है, अपॉन टी प्लस सी। टी प्लस सी कितने, टी हमारे पास 20 है और सी हमारे पास 30 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 50 बटे 50, और 50 बटे 50 कितना होता है 1 है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हम इन तरीके से, इन तरीकों से हम इसको दर्शा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर मान लो कहीं पर एमसीक्यू आ गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे दिया कि क्या हम ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी, जी प्लस सी, क्या इस रूप में हम चारघात के नियम को दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, मैंने ये रखा 20 प्लस टी की वैल्यू कितनी हो गई 20, बराबर जी कितना है 30 और सी कितना है 30। तो अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 40 बराबर 60। तो क्या 40 और 60 बराबर होते हैं, नहीं होते, गलत है। तो इसका मतलब इस तरह हम इनको चारघात के नियम में इस समीकरण को नहीं दिखा सकते। तो ये था जो डीएनए है उसका द्विकुंडली नमूना और चारघात का नियम। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने डीएनए की संरचना और द्विकुंडली नमूना पढ़ लिया था, डबल हेलिक्स और डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब हम जानते हैं कि जो डीएनए है उसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, डीएनए के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए डीएनए होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है और जेड डीएनए होता है। 3 टाइप का होता है डीएनए। ठीक है, जो सामान्य सबसे ज्यादा मिलने वाला जो डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है। जितने भी हम स्टडी करते हैं वो बी डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ए डीएनए और जेड डीएनए। अब इनमें अंतर क्या है, तो देखिए जो ए डीएनए है और बी डीएनए है दोनों में दक्षिणावर्त राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है, क्लॉकवाइज घूर्णन होता है इनके अंदर। लेकिन जो जेड डीएनए है उसमें वामावर्त होता है, लेफ्ट हैंडेड इनमें हेलिक्स होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज इनमें घूर्णन होता है, पाया जाएगा। अब हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि जो डीएनए का हेलिक्स है उसमें इस तरह क्षार युग्म पाए जाते हैं, यानी एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म थे, हमने कहा था कि लगभग 10.5 क्षार युग्म होते हैं। लेकिन वो कौन से में था, बी डीएनए, जो सबसे सामान्य डीएनए होता है। ए डीएनए में इनकी क्षार युग्मों की संख्या होती है 11 क्षार युग्म, 11 बेस पेयर पाए जाते हैं ए डीएनए में। और जो जेड डीएनए है उसमें पाए जाते हैं 12 क्षार युग्म, 12 क्षार युग्म पाए जाते हैं जेड डीएनए के अंदर। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इनमें 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी, हमने देखो इस तरह पढ़ा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, उसको जूम करके देखें तो जैसे मान लो ये एडिनिन है, ये थाइमिन से जुड़ रहा है, फिर है ग्वानिन है, ये साइटोसिन से जुड़ रहा है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी थी, हमने पढ़ा था 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये वाली बी डीएनए का पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी कौन से ए डीएनए में होती है 2.3 एंगस्ट्रम। ठीक है, और जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था 3.4 एंगस्ट्रम। और जेड डीएनए में कितना होता है 3.7 एंगस्ट्रम, यानी इनमें क्षार युग्मों के बीच में दूरी ज्यादा पाई जाती है, इसमें सबसे कम पाई जाती है और मीडियम इसमें है। अब आ जाते हैं 2 लड़ियां होती है डीएनए की। इस तरह हमने कहा था कि एक हमारे पास 5 डेज होता है, एक 3 डेज होता है। इस तरफ 5 डेज है, 3 डेज है और 3 डेज है, 5 डेज है, 5 प्राइम 3 प्राइम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने काउंटिंग की थी 20 एंगस्ट्रम होती है, लेकिन वो कौन से में होती है, बी डीएनए में होती है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ए डीएनए की, तो उसमें होती है 23 एंगस्ट्रम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जेड डीएनए की तो जेड डीएनए में ये होती है 18 एंगस्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ कि देखें, अगर मैं इस चौड़ाई की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा चौड़ाई किसमें है, तो मैं कह दूंगा कि इसके अंदर सबसे ज्यादा चौड़ाई है। इनमें जो 2 डीएनए है दोनों रज्जुकों के बीच की चौड़ाई ज्यादा है। लेकिन ए और टी है, जी और सी है, यानी हमारे पास एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन और साइटोसिन है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डीएनए है ना वो नाटा जिसको हम बोलते हैं, जिसकी मतलब चौड़ाई ज्यादा होगी और हाइट
कम होगी, ऐसा डीएनए होता है, ये सामान्य डीएनए होगा। और इस डीएनए में देखें क्या होगा कि चौड़ाई तो इनमें कम है, इसे सॉरी इस तरह की जो चौड़ाई है दो डीएनए के दो रज्जुकों के बीच की, वो तो 18 एंगस्ट्रम ही है, लेकिन उनमें जो लेंथ है, दो हमारे पास क्षार युग्म है, उनके बीच की जो दूरी है वो इसमें ज्यादा है, वो है 3.7 एंगस्ट्रम। इसका मतलब क्या होगा, ये लंबा डीएनए होगा, पतला होगा और लंबा, पतला और लंबा डीएनए होगा। और ये डीएनए कैसा होगा, मोटा डीएनए होगा, लेकिन शॉर्ट डीएनए होगा, छोटा होगा, ये सामान्य डीएनए है। ये डीएनए कहाँ देखने को मिलता है, जब निर्जलीकृत अवस्था होती है, डिहाइड्रेटेड सेल होती है, यानी पानी की कमी होती है, खासकर कहाँ होता है, जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा शुष्क एरिया होता है, जैसे रेगिस्तान के एरिया में तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी हम बोल दे जहां पर आर्द्रता कम होती है, नमी बहुत कम पाई जाती है, वहां की कोशिकाओं के अंदर ऐसा डीएनए देखने को मिलता है। ये सामान्य डीएनए है, जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं, और हमारे अंदर जितना भी पाया जाएगा वो डीएनए बी डीएनए होता है। और अगर बहुत ज्यादा लवणीय क्षेत्र है, जहां पर लवण की सांद्रता बहुत ज्यादा है, हाई साल्ट कंसंट्रेशन है, हेलाइन एनवायरमेंट है, तो वहां पर जेड डीएनए ज्यादा देखने को मिलेगा, उन कोशिकाओं के अंदर जेड डीएनए मिलेगा, हाई साल्ट कंसंट्रेशन में, उच्च लवणीय सांद्रता में। सामान्य डीएनए कौन सा होता है, बी डीएनए होता है। और जो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, वहां पर ए डीएनए होता है। तो देखें इनमें मेजर डिफरेंस कौन सा है, ए और बी डीएनए में दोनों में दक्षिणावर्त राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, जेड डीएनए में वामावर्त लेफ्ट हैंडेड होता है। इनमें डिफरेंस और क्या था कि इनमें बेस पेयर, एक कुंडल में 10 बेस पेयर थे, लेकिन इनमें 5.5 ही 10.5 ही होते हैं, यानी 10.5 होते हैं, और इसमें 12 होते हैं। ठीक है, इनमें दो जो क्षार युग्म है उनके बीच की दूरी 2.3 एंगस्ट्रम है, इसमें 3.4 एंगस्ट्रम है, और जेड डीएनए में 3.7 एंगस्ट्रम होती है। इनमें दो हेलिक्स के बीच की जो लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, वो कितनी होती है, 23 एंगस्ट्रम, इसमें 20 एंगस्ट्रम होती है, और इसमें 18 एंगस्ट्रम होती है। तो ये था डीएनए के अलग अलग प्रकार, डीएनए के जो 3 प्रकार है उनके बारे में हमने जान लिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने डीएनए की संरचना और डीएनए के प्रकार के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये क्या होता है। तो देखें, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति, ये क्या होता है कि जो डीएनए है उसकी हूबहू कॉपी बनना, यानी जैसे हमारे पास एक डीएनए है उससे फिर हूबहू 2 कॉपी बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक डीएनए है, ये इसका 5 डेज है, ये 3 डेज है, ये 3 डेज है, ये 5 डेज है, यानी इस डीएनए के इतने पार्ट को हमने जूम करके देखा है। तो इस पर जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। तो इसके पास क्या होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ऐसे रहेगा। फिर इनसे क्या होगा, नया डीएनए बन जाएगा। जैसे नया डीएनए बनेगा तो क्या होगा, दोनों रज्जु यानी दोनों स्ट्रैंड, दोनों लड़ियां अलग हो जाती है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, दोनों लड़ी अलग हो जाएगी। फिर यहाँ पर है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। फिर ये हमारे पास 3 डेज 5 डेज है, इस पे क्या था, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। यहाँ नया डीएनए बनेगा 3 डेज और 5 डेज इस तरह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TCAG, TCAG। यहाँ पर भी नया डीएनए बनेगा, ये 5 डेज होगा, ये 3 डेज होगा, उस पर कोड क्या रहेंगे, TGAGTC, AGTC, ऐसे। तो 2 डीएनए बन चुके हैं। पहले हमारे पास एक डीएनए था, उसकी सेम हूबहू कॉपी बन गई, जैसे ये देखो कोड आपको दोनों में सेम मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने लिखे हैं नाइट्रोजनी छात दोनों में सेम है। तो डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज में लेकर, कैसे, एज ए टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा, हम कोई भी चीज बनाने के लिए सांचा काम में लेते हैं, तो वैसे डीएनए को एज ए टेम्पलेट काम में लेकर नया डीएनए बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। कि डीएनए को एज ए टेम्पलेट काम में लेकर, यानी डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृति कहलाती है। ठीक है, अब ये होता कब है, आपने पढ़ा है सेल साइकिल यानी कोशिका चक्कर के बारे में, तो उसमें अलग अलग अवस्थाएं आती है। पहला है हमारे पास G1 अवस्था, फिर आती है S अवस्था, फिर आती है G2 अवस्था, उसके बाद में आती है हमारे पास M अवस्था। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये होता है एस अवस्था के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, एस अवस्था में होगा। अब ये कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखें, हमारे पास जीवन अवस्था में यहाँ पर 2 गुणसूत्र है, ठीक है, और एस अवस्था में ही 2 गुणसूत्र है। देखिए यहाँ पर ये गुणसूत्र एक है, ये दूसरा गुणसूत्र है।
लेकिन आपने नाम सुना होगा क्रोमेटिड, अर्ध गुणसूत्र हिंदी में कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्रोमेटिड। यहाँ गुणसूत्र 2 है, क्रोमेटिड भी 2 है, हर गुणसूत्र में एक एक क्रोमेटिड है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी जो डीएनए है उनका वो डबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गुणसूत्र है और यानी क्रोमोसोम्स है और इस पे डीएनए प्रेजेंट होता है। जब डीएनए प्रेजेंट होगा तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए डबल हो जाएगा, कॉपी बन जाएगी। तो गुणसूत्र फिर इस अवस्था में आ जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स है ये इस पोजीशन में आ जाएंगे कि उनके ऊपर ये डीएनए इस तरह प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इस तरह। तो ये भी एक ही गुणसूत्र है और ये भी एक ही गुणसूत्र है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें एक ही क्रोमेटिड है लेकिन इसमें 2 क्रोमेटिड है। गुणसूत्र एक, क्रोमेटिड भी एक, गुणसूत्र एक, क्रोमेटिड 2, तो यहाँ पर 2 क्रोमेटिड हो जाते हैं एस अवस्था में। तो एस अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होगी, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये एस अवस्था में होता है। डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया एस अवस्था में होती है। ठीक है, अब उसके बाद में जब क्रोमेटिड 2 हो जाते हैं तो G2 अवस्था आती है, गैप आता है, अंतराल आता है। उसके बाद में गुणसूत्र यहाँ बीच में से टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास 2 गुणसूत्र बन गए। तो 2 गुणसूत्र बन गए तो इनमें से एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। फिर जो रेड दिखाया है तो उसमें से एक गुणसूत्र इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। तो इस प्रकार इन गुणसूत्रों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, डिवाइड होते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ है और कैसे होता है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। पहले अवस्था कहलाती है प्रारंभन, इनिशिएशन। दूसरी अवस्था कहलाती है उसकी दीर्घीकरण या एलोंगेशन, और तीसरी अवस्था होती है टर्मिनेशन। 3 स्टेजों का टर्मिनेशन यानी समापन। प्रारंभन या आरंभन बोल सकते हैं, दीर्घीकरण और समापन। 3 अवस्थाओं में, 3 चरणों में डीएनए रेप्लिकेशन है ये पूरा होता है। तो हम इनिशिएशन, प्रारंभन के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला स्टेप है इसका, पहला चरण है, उसका नाम है प्रारंभन, इनिशिएशन। अब देखो इनिशिएशन क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। एक होता है ओआरआई स्थल। ओआरआई स्थल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये डीएनए है तो डीएनए का कुछ पार्ट ऐसा होगा जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको हम कहते हैं ओआरआई स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति प्रारंभन स्थल बोल सकते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट सेल की, ठीक है, और दूसरा होता है यूकैरियोट सेल की। तो प्रोकैरियोट सेल में जो ओआरआई स्थल है उसकी पहचान करती है डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन। और यूकैरियोट्स में जो पहचान करती है उसको कहते हैं हम ओआरसी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या है जो हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट में कैसा है और यूकैरियोट्स में कैसा है, तो वहां पर इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ओआरआई स्थल की पहचान की जाती है इन दोनों प्रोटीन के द्वारा। फिर इसके बाद में एक हेलिकेज एंजाइम आकर यहाँ से चिपक जाएगा, इससे जुड़ जाएगा ओआरआई स्थल से। और एक चीज और नोट कर लें, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका तो उसमें ओआरआई स्थल एक ही होगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका तो उसमें ओआरआई स्थल की कई संख्या कई सारी होगी, कई नंबर के ओआरआई स्थल होंगे। ठीक है, तो ओआरआई स्थल की पहचान हो गई। उसके बाद में हेलिकेज एंजाइम आकर इनसे जुड़ेगा और हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, एच बंध को, हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का काम करेगा। जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं उनको ये तोड़ेगा, हेलिकेज एंजाइम तोड़ेगा। जैसे हमने कहा कि ये डीएनए है, इस पे एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। थाइमिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर दोनों रज्जुकों को सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। ये काम कौन करेगा, ये एंजाइम करेगा, और इस एंजाइम का नाम क्या है, हेलिकेज एंजाइम इसका नाम है। ठीक है, ये दोनों रज्जुकों को सेपरेट कर देगा। अब जैसे ये अलग हो जाते हैं तो इन पर आके जुड़ जाती है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब यहाँ पर है सिंगल, दूसरे एस का मतलब होता है स्ट्रैंड, और तीसरे जो बी है उसका मतलब होता है बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये आके जुड़ेगी और जो सेपरेट हुए रज्जुक है उनसे जुड़कर उनको स्थिरता प्रदान करेगी। स्थिरता का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये डीएनए का रज्जुक है,
यहाँ पर एडेनिन था, ये गुआनिन था, ये थाइमिन था, ये साइटोसिन था, थाइमिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, ये गुआनिन है। ये एक तो आपस में वापस जुड़ जाएंगे, जैसे अलग हुए तो इनमें वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, या मान लो एक इनके अंदर ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास जैसे ये रज्जुक अलग हुआ था, इस पर एडेनिन था, फिर गुआनिन है, साइटोसिन है, फिर थाइमिन है, फिर थाइमिन है। ठीक है, तो आपको पता है एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, तो ये ऐसे जुड़ सकते हैं आपस में। ठीक है, ये भाग तो एडेनिन है, ये एडेनिन है, ये गुआनिन है, साइटोसिन है, और ये थाइमिन है, ये थाइमिन है, तो ये आपस में बंद बना लेंगे ऐसे। तो ये जो हमारा रज्जुक जो अलग हुआ है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, स्थिरता नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये स्टेबिलिटी, स्थिरता प्रदान करने का काम कौन करेगा? एसएसबी प्रोटीन करेगा, उनको वापस जुड़ने से रोकेगा और उनको स्थिरता प्रदान करेगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या होता है? एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है प्राइमेज। ठीक है, और ये छोटा सा प्राइमर बनाता है दोनों रज्जुक पर। ठीक है, इधर एक छोटा प्राइमर बनाया जाएगा और एक इधर छोटा प्राइमर बनाया जाएगा। अब प्राइमर क्या होता है? ये जो आप कह सकते हो प्राइमर होता है, ये छोटा डीएनए खंड होता है, टुकड़ा होता है, और आरएनए से ज्यादा समानता रखता है। आरएनए से ज्यादा समानता रखता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आगे हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा। कौन सा एंजाइम काम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा, जो नया डीएनए बनाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं कर सकता, खुद शुरुआत नहीं कर सकता, तो इसको शुरुआत करके दिया जाएगा किसके द्वारा? प्राइमेज के द्वारा। और ये क्या बनाया जाएगा? प्राइमर बना देगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किया था, इसी तरह जैसे हम कलर कर रहे होते हैं तो पहले प्राइमर करते हैं, तो प्राइमर क्या करेगा? इस तरह शुरुआत करेगा डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और वो क्या करेगा? इधर और इस साइड में, दोनों साइड में नया डीएनए बनाना शुरू करेगा, जो एलोंगेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब हम डीएनए एलोंगेशन के बारे में जान लेते हैं। एलोंगेशन का मतलब हो गया दीर्घीकरण। दूसरा चरण कौन सा है? दीर्घीकरण। इसमें काम आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? नया डीएनए संश्लेषण करेगा, यहां से नया डीएनए संश्लेषण करेगा। शुरुआत किसने करके दी थी? प्राइमर ने शुरुआत करके दी थी। और इसका निर्माण किसने किया था? प्राइमेज एक एंजाइम है जिसके द्वारा बनाया गया था प्राइमर। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और ये नया डीएनए संश्लेषण करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण करना, नया डीएनए बनाना। ठीक है, यानी सिंथेसिस करेगा ये। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये 5 टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स में भी ये 5 टाइप का होता है। ठीक है, जिनको हम कहेंगे पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मेनली इसमें 3 ही अधिकतर बुक्स में दिखाते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इनमें जो नया डीएनए बनाने का जो काम करता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगा। और यूकैरियोट्स में भी ये 5 टाइप का होता है और उसमें नया डीएनए बनाने का काम करेगा डीएनए जो है हमारे पास एप्सिलॉन और डेल्टा, इनके द्वारा होता है। अब ये क्या काम करेंगे वो हम आगे स्टडी करते हैं। तो देखो, ये नया डीएनए बनाएगा। यहाँ पर जैसे मान लो एडिनिन है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एडिनिन है तो यहाँ पर जोड़ने के लिए थाइमिन चाहिए, यहाँ गुआनिन है तो साइटोसिन चाहिए, थाइमिन है तो एडिनिन चाहिए। तो ये किन के रूप में जोड़ता है? इनको डीएनटीपी के रूप में जोड़ता है। डी का मतलब हो गया डीऑक्सी, एन का मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास है पेंटोज शुगर है, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार है और यहां से इसके साथ में 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसका नाम होता है एडिनोसिन। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि डीएनए की, तो यहाँ पर एच एच ही होता है, यहाँ पर एच और ओ एच होता है। तो एच दोनों साइड में, इसका मतलब ये डीऑक्सी हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या बोल देंगे? डीऑक्सी का डी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह हो जाएगा डी टीटीपी, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड जीटीपी, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। इनके रूप में यहाँ पर नया जो न्यूक्लियोटाइड है उनको जोड़ता रहेगा और नया डीएनए बनाता रहेगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये किस दिशा में बनाता है? ये 5 डेज से 3 डेज दिशा के अंदर नया डीएनए बनाएगा। तो 5 डेज जैसे हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर 5 डेज 3 डेज है, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 डेज और इस साइड में होगा 3 डेज।
तो 5 डेज और 3 डेज दिशा में ये नया डीएनए बनाएगा। तो ये किन के रूप में जोड़ता है, इन सभी के रूप में जोड़ा जाएगा। तो अब देखो कैसे जोड़ता है कि यहाँ पर मान लो कि एडेनिन, यहाँ पर हमें थाइमिन जोड़ना है, ठीक है। तो थाइमिन जोड़ने के लिए किसके पास इस तरह आएगा थाइमिन, यहाँ पर इसके साथ में थाइमिन जुड़ा हुआ रहेगा न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, और 3 फॉस्फेट ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। तो इनमें से 2 फॉस्फेट को हटा दिया जाएगा, इसका OH हटा दिया जाएगा, और ये इसके साथ में इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह मान लो कि हमें साइटोसिन जोड़ना है, तो साइटोसिन जोड़ने के लिए इस तरह साइटोसिन आएगा, किसके फॉर्म में आएगा साइटोसिन, साइटोसिन है, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आएगा। साइटोसिन है ये साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट के, साइटोसिन है, यहाँ पर फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट है। तो इनमें से 2 फॉस्फेट है ये हटा दिए जाएंगे, और ये 1 फॉस्फेट है ये इसके यहां से जुड़ जाएगा OH के साथ में, यहाँ पर क्या रहता है OH रहता है। तो अब देखो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद नया डीएनए क्यों नहीं बना पा रहा, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है प्राइमर की, वो इसलिए कि ये हमेशा इस OH के साथ में, जैसे मान लो हमारे पास ग्वानिन आना है, तो ग्वानिन आना है तो ग्वानिन किसके रूप में आएगा, इस तरह हमारे पास है यहाँ पर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा, यहाँ पर 3 फॉस्फेट रहेगा, और डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो अब इन 2 फॉस्फेट को हटा दिया जाएगा और इस फॉस्फेट को इसके साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या चाहिए, इसको OH फ्री चाहिए, किसको, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को OH फ्री चाहिए। लेकिन जब हम पहली बार डीएनए स्टार्ट करें, मान लो पहली बार से स्टार्ट किया हमने, तो उस समय OH इसके पहले कोई था ही नहीं, तो OH था ही नहीं, तो वो इसलिए शुरुआत नहीं कर सकता, इसको OH चाहिए जोड़ने के लिए। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो इसके पहले कोई OH था ही नहीं, तो ये कौन बना के देगा, इसको प्राइमर की वजह से स्टार्ट किया जाएगा, प्राइमर बना के देगा। तो प्राइमर जब इससे जुड़ जाएगा तो आगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और ये नया डीएनए का संश्लेषण कर देगा, नया डीएनए बनाएगा। किस दिशा में बनाएगा, 5 डेज से 3 डेज दिशा में नया डीएनए बनाएगा। अब क्या होता है कि इसमें ये क्या करता है, एक दिशा में तो एक सतत डीएनए बनाएगा, लगातार डीएनए बनाता है, और जहां पर सतत कॉन्टिन्यूअस डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रगामी रज्जुक कहते हैं, अग्रगामी स्ट्रैंड कहते हैं। इस पे कैसा डीएनए बनेगा, सतत डीएनए बनेगा, कॉन्टिन्यूअस डीएनए बनेगा, ठीक है, लगातार डीएनए इसमें बनता जाएगा, कंटिन्यूअसली डीएनए बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे रज्जुक पर, तो दूसरे रज्जुक पर लगातार डीएनए नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये 3 डेज से 5 डेज दिशा में जब बनाएगा तो इसमें सतत नहीं बना पाएगा। ये तो प्राइमर आएगा, थोड़ी देर डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर दोबारा प्राइमर आएगा, फिर दोबारा ये डीएनए पॉलीमरेज आएगा, नया डीएनए बनाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर प्राइमर आएगा, फिर ये दोबारा नया डीएनए बनाएगा, फिर रुक जाएगा। तो इस प्रकार ये सतत नहीं बनाएगा दूसरे स्ट्रैंड पर। जिस पर ये सतत नहीं बनाता है केस, तो असतत डीएनए होता है, हम बोल देते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस जहां पर बनेगा उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, पश्चगामी रज्जु। तो अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, कि वो अगर प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो अग्रगामी रज्जु को चाहे पश्चगामी रज्जु को, दोनों पर ये थर्ड एंजाइम ही काम करेगा नया डीएनए बनाने के लिए। क्लियर है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है, ये तो बनाएगा कौन से, पश्चगामी रज्जुक पर, यानी इस रज्जुक पे काम करेगा, लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। और जो एप्सिलॉन जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ये काम करेगा इस रज्जुक पर, यानी हम क्या बोल देते हैं, पश्च लीडिंग स्ट्रैंड पर, अग्रगामी रज्जुक पर काम करेगा। क्लियर है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में, सॉरी हेलिकेज एंजाइम होता है, ये लगातार डीएनए को खोलने का काम करेगा, जिसको हम बोल देते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और अनवाइंड करने का काम करता है। तो अनवाइंड करेगा तो इस साइड में क्या होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लो 2 रस्सियां हैं, अगर उसमें खींचना स्टार्ट करें तो उसमें क्या होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को कम करने का काम कौन करता है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट सेल को, तो उसके अंदर ये काम करेगा कौन, डीएनए गायरेज एंजाइम करेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट कोशिका के बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में, तो ये काम करता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। तो इस प्रकार क्या होता है, एक तरफ तो लगातार सतत डीएनए बन जाएगा और एक तरफ असतत डीएनए बनेगा, लगातार डीएनए नहीं बनेगा, डिसकंटिन्यूअस डीएनए बनेगा। तो यहाँ पर खंडों में जो डीएनए बन रहा है, उस खंड को हम क्या कहते हैं,
उनका नाम होता है ओकाजाकी खंड। उनका नाम क्या होगा? ओकाजाकी खंड नाम होगा। इंग्लिश का नाम भी यही है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है वो बनेंगे कौन से स्ट्रैंड पे बनेंगे? ओकाजाकी असतत जो डीएनए होगा उस पर, यानी लेगिंग स्ट्रैंड पर। तो लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर क्या बन जाते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये एलोंगेशन प्रोसेस है, ये चलती रहती है धीरे धीरे। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है? नया डीएनए बनाता रहता है 5 डेज से 3 डेज दिशा में। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि इसका टर्मिनेशन है, समापन कैसे होता है। लेकिन समापन से पहले हम कुछ चीजें और जानते हैं कि जब समापन होता है उससे पहले काम होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर। प्राइमर का हटने का काम होता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो हमने पढ़ा था प्राइमेज एंजाइम है, ये प्राइमर बनाता है, तो इन प्राइमर को हटाया जाता है, इनको काटा जाता है। तो इसके लिए न्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए, न्यूक्लियेज एक्टिविटी होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है? अगर प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट में ये काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। जैसे हमने कहा था ना, पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और थर्ड होता है। थर्ड नया डीएनए बना रहा था और उसके बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये आकर इस प्राइमर को हटा देगा और इधर से भी प्राइमर को हटा दिया जाता है। ये काम प्रोकैरियोट में करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट की तो इसमें दो एंजाइम चाहिए, दो प्रोटीन चाहिए। एक का नाम होता है आरएनएज एच और एक है FEN फर्स्ट। ठीक है, फ्लैप न्यूक्लियोज, EN का मतलब होता है एंडो न्यूक्लिएज फर्स्ट नाम की प्रोटीन होगी, एंजाइम होगा। ये क्या करेगा? यहां से इनको हटा देगा, रिमूव कर देगा, कंप्लीट है। जब रिमूव हो जाएगा तो ये गैप हो गया यहाँ पर, तो इस गैप को भरना जरूरी है। तो इस गैप फिलिंग का काम, रिक्त स्थान बन गया, उसको भरने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही करेगा। किसमें करेगा? प्रोकैरियोट में गैप फिलिंग का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वो यहाँ पर एक नया डीएनए बना देगा। ठीक है, और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो डेल्टा है ये काम ये करेगा कि यहाँ पर इस तरह नया डीएनए बना देगा, गैप को फिल कर देगा, इनके बीच में जो गैप है उनको फिल कर देगा। तो इस प्रकार इसमें तो डीएनए सतत बन गया, लेकिन यहाँ पर डीएनए अभी भी टुकड़ों में बटा हुआ है। तो डीएनए के सिरों को आपस में जोड़ने का काम, डीएनए के जो एंड पार्ट है उसको जोड़ने का काम, उनके लाइगेशन का काम, ये करने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इन डीएनए को सतत डीएनए में ऐसे बदल देगा। तो एक सीधा डीएनए इस साइड में बन जाएगा और इस साइड में भी एक सीधा डीएनए इस तरह बन जाएगा। तो दोनों दिशाओं में बनता है। तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, ये क्या होती है? द्विदिशीय होती है, द्विदिशीय होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों दिशाओं में होता है, बाई डायरेक्शनल द्विदिशीय होती है। उसके बाद में टर्मिनेशन खत्म कैसे होता है? तो देखिए क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल्स होती है उनमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, यानी हम बोल देते हैं उनमें वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। वर्ताकार डीएनए किसमें होता है? ये वर्ताकार डीएनए ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर, जैसे बैक्टीरिया है उनकी कोशिकाओं में। तो यहाँ से जैसे मान लो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ तो लास्ट का पार्ट क्या करेगा? यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क होता है, प्रतिकृति द्विशाखा होती है, ये आपस में ऐसे कंबाइंड हो जाती है, तो अपने आप इनकी प्रोसेस रुक जाती है। इसी तरह अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनमें भी इस तरह दोनों दिशाओं में चलते हुए जो यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? रैखिक डीएनए पाया जाता है, लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, लीनियर डीएनए होता है। तो जैसे ही इनका लास्ट का पार्ट जो रेप्लिकेशन फोर्क जुड़ता है तो वहां पर समापन हो जाता है। समापन के स्थल को हम कहते हैं टर स्थल, टर साइट। टर नाम बना है टर्मिनेशन से, ये नाम है टर्मिनेशन, उसे नाम बना दिया टर्मिनेशन, टर स्थल। और यहाँ पर एक प्रोटीन की और जरूरत होती है जो टर्मिनेशन का काम करेगी, यानी समापन का काम करती है। तो वो काम, उस प्रोटीन का नाम होता है टस प्रोटीन, टर्मिनेशन यूटिलाइज सबस्टांसेस प्रोटीन इनको कहा जाता है। तो ये प्रोटीन आकर इनको प्रक्रिया को रोक देगी। तो इस प्रकार जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। लेकिन यूकैरियोट्स में एक प्रक्रिया और होती है जिसका नाम होता है टेलोमियर रेप्लिकेशन, टेलोमियर रेप्लिकेशन, जो हम अलग वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, टेलोमियर रेप्लिकेशन क्या होता है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक करके हमें जरूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए
ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, अनुलेखन के बारे में। तो देखें डीएनए जो होता है उसको एज ए टेम्पलेट, ठीक है, एज ए टेम्पलेट काम में लेकर हम आरएनए बनाए, इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है। टेम्पलेट का मैंने मतलब पहले बताया था, एज ए सांचा, सांचे के रूप में काम में लिया जाता है। तो हम परिभाषा क्या कर देंगे कि डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर आरएनए बनाने की प्रक्रिया है, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसमें क्या होता है, जो अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए पे मौजूद होती है वो स्थानांतरित हो जाती है, जो डीएनए पर अनुवांशिक सूचनाएं मौजूद होती है वो आरएनए पर स्थानांतरित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डीएनए है, ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, ये 3 डेज है, ये 5 डेज है, ठीक है। इस पे इस तरह है, एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन, इस तरह प्रेजेंट है। तो ऊपर वाले स्ट्रेन पर रज्जु पे क्या होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, एडिनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, एडिनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा। तो अब ये जो सूचनाएं हैं ये क्या, एक तरह की अनुवांशिक सूचनाएं होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब इनका स्थानांतरण किया जाता है आरएनए पर। तो उस पर क्या हो जाएगा, इस तरह डीएनए है हमारे पास और इस डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। तो वहां पर उसके पास कोड आरएनए में क्या होगा, थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल आ गया, फिर आ गया साइटोसिन, ऐसे। तो इसके ऑपोजिट कोड इसके ऊपर आते हैं। तो डीएनए को यूज में लेकर आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती है। उसके बाद में हम अनुलेखन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे कि जो अनुलेखन है वो किस प्रकार होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पश्च अनुलेखन रूपांतरण, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है। ओके, तो अब हम अनुलेखन इकाई के बारे में जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, अनुलेखन इकाई क्या होती है कि 3 चीजों से मिलकर बनी होती है जहां पर अनुलेखन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसमें पहला भाग है उसको हम कहते हैं प्रमोटर। तो ये भाग है हमारे पास प्रमोटर। उसके बाद में आता है संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल, और उसके बाद में है टर्मिनेटर यानी समापक। अब ये उन्नायक प्रमोटर क्या होता है, देखो यहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो हम बोल देते हैं ये प्रारंभक स्थल है, ठीक है, स्टार्टिंग साइट है। तो यहाँ से शुरू हो रही है, तो उससे पहले प्रमोटर होता है, उन्नायक होता है, जिसकी पहचान की जाती है, वो पहचान करके यानी आइडेंटिफिकेशन होता है, और फिर अनुलेखन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इसमें क्या होते हैं, विशिष्ट सीक्वेंस, अनुक्रम पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं टाटा बॉक्स होता है, जीसी बॉक्स होता है, और CAAT बॉक्स होता है। अब ये क्या चीजें, इनके बारे में डिटेल से जान ले। तो मैंने ये पार्ट इसको जूम करके देखा है, ठीक है, यानी इस पार्ट को हमने जूम किया है। तो जो 5 डेज का जो सिरा होगा, यहाँ पर जैसे मान लो अनुलेखन शुरू हो रहा है, अनुलेखन ये स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभक स्थल है, ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्टिंग साइट है। तो उससे पहले कितना पहले, लगभग 25 से 35 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पहले ये जो विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं। एक अनुक्रम होता है जिसका नाम होता है TAAT, यहाँ पर विशिष्ट अनुक्रम होते हैं जिनका नाम होता है TATAAT, ये अनुक्रम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, TATAAT, ये अनुक्रम पाए जाते हैं। तो इसका नाम होता है टाटा बॉक्स। यहाँ पर एक प्रोटीन आके जुड़ती है जिसका नाम होता है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि पहचान हो जाए कि यहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ठीक है। उससे पहले कोर होता है जिसका नाम होता है जीसी बॉक्स। तो जीसी बॉक्स में क्या होता है, ग्वानिन साइटोसिन है, ये इनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिर उनसे हम और आगे चलते हैं इस साइड में, यानी हम आ जाते हैं 70 से 80 बेस पेयर के पास में। तो वहां पर एक स्पेसिफिक अनुक्रम और पाए जाते हैं, ठीक है, जो अनुक्रम होते हैं CAAT वाले, ठीक है। CAAT का मतलब हो गया साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन। तो इसका नाम होता है CAAT बॉक्स। तो ये पाए जाते हैं। तो इन सभी के द्वारा क्या होती है, पहचान होगी, पहचान होकर फिर अनुलेखन प्रारंभ होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी साइट होती है जो पहचान करवाएगी कि अब यहाँ से अनुलेखन यानी आरएनए बनना शुरू करना है। तो जो इंपॉर्टेंट साइट है वो कौन सी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाटा बॉक्स, TATA, ठीक है। AT यहाँ पर अनुक्रम होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन आके जुड़ती है जिसका नाम होता है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो आपको ये टाटा बॉक्स के बारे में और एक और वर्ड याद रखें, इसको प्रिबनाउ बॉक्स भी कहते हैं, प्रिबनाउ बॉक्स भी
कहा जाता है, प्रिबनाउ बॉक्स। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अनुलेखन की प्रक्रिया यानी आरएनए बनना शुरू होगा। उसके बाद में आती है इनमें संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन कहाँ, प्रमोटर और टर्मिनेटर, उन्नायक और समापक के बीच में पाई जाती है स्ट्रक्चरल जीन, ये वाली जीन। अब हम इतना पार्ट हम इसको जूम करके देख रहे हैं, तो ये जैसे हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, यहां से स्टार्ट है उन्नायक और यहाँ पर है समापक। ठीक है, तो इस जीन में क्या होता है, दो रज्जुक पाए जाते हैं, दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ये अपर साइड का है, इसको हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, हिंदी में नाम भी यही लिखना है, कोडिंग रज्जुक। और नीचे का जो रज्जुक है इसका नाम होता है टेम्पलेट रज्जुक। हिंदी का नाम भी यही है, टेम्पलेट रज्जुक, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये दो स्ट्रैंड होते हैं, दो रज्जुक होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह अनुक्रम है, ए सी सी, ए सी टी सी, ए जी जी सी, इस तरह। अब ये मैंने क्या लिखे हैं, ये नाइट्रोजन क्षार ही है, एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन ग्वानिन, ऐसे आप आगे पीछे कोई से भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में कितने पाए जाते हैं, ये 3.3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो हम कितना याद रखेंगे उनमें, वो भी कब, उसमें अगुणित कोशिका के अंदर है ये। अगर द्विगुणित कोशिका है तो कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁹ तो कितने के आप ये याद रखेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन साइटोसिन थाइमिन। अब इसके ऑपोजिट वाला है, ये आपको सही लिखना होगा, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, ये ग्वानिन से, फिर थाइमिन से, फिर ग्वानिन से, फिर एडेनिन से। मैं फटाफट लिख देता हूं ये। ओके, तो ये हमारे पास दो रज्जुक बन गए, दो स्ट्रैंड बन गए। इसमें एक का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग रज्जुक और टेम्पलेट रज्जुक। अब इससे आरएनए बनेगा, तो आरएनए देखे बनेगा तो उसके अनुक्रम कौन से होंगे। अब देखो, जो आरएनए मैंने बनाया है, ठीक है, इसके अनुक्रम देखें, इसके तो एकदम समान है, और इसके एक ऑपोजिट है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑपोजिट होते हैं उनके लिए यहां पर हम वर्ड काम में लेंगे पूरक। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसके क्या होते हैं, एकदम सेम है, इसके समान है। ठीक है, ये हमारे पास 5 डेज है, ये 3 डेज है। यहाँ पर भी क्या था, अपर वाली साइड में 5 डेज, ये 3 डेज, ये 3 डेज था, ये 5 डेज था। ठीक है, तो देखें, हम क्या बोलेंगे कि जब एमआरएनए बनता है, जो उसके अनुक्रम यानी जो सीक्वेंस लिखे हैं, ये सीक्वेंस है, ये टेम्पलेट रज्जुक के, टेम्पलेट स्ट्रैंड के तो क्या होते हैं, पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उल्टे होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कौन से रज्जुक के, कोडिंग रज्जुक के, तो कोडिंग रज्जुक के कैसे होंगे, समान होंगे। बस अंतर क्या है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल है, फिर ग्वानिन 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 ग्वानिन, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल, फिर ग्वानिन, सॉरी ये गलती लिख दिया है, यहाँ पर आना चाहिए साइटोसिन, फिर एडिनिन है, सॉरी सही था ये, ग्वानिन, फिर एडिनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर यूरेसिल है, फिर साइटोसिन साइटोसिन। तो इसके तो कैसे होंगे, समान होंगे, और इसके कैसे होंगे, पूरक होंगे। तो ये हो गए टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक, आशा करते हैं समझ में आ गए होंगे। इनके जो ध्रुवता है वो कैसी है, यानी पोलरिटी क्या है, तो हम बोलेंगे कोडिंग रज्जुक तो होता है 5 डेज से 3 डेज की साइड में, और टेम्पलेट रज्जुक होता है 3 डेज से 5 डेज की साइड में। ठीक है, तो ये इनकी पोलरिटी ध्रुवता होती है। फिर आ जाते हैं समापक। क्या होता है, समापक वो स्थल होता है जहां पर टर्मिनेटर वो भाग होगा जहां अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब ये समापक डिटेल से हम पढ़ेंगे, जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि समापन होता कैसे है, उस समय आपको ये डिटेल से बता दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो गई अनुलेखन इकाई के बारे में, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में। ओके, तो अब हम अनुलेखन की क्रियाविधि के बारे में जान लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये भी 3 भागों में संपन्न होगी। पहला इनिशिएशन हो गया, आरंभन हो गया, फिर दूसरा हो गया दीर्घीकरण, एलोंगेशन हो गया, और तीसरा टर्मिनेशन यानी समापन हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरंभन, इनिशिएशन में क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें एक प्रमोटर होता है, जहां उसके आगे से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पर प्रमोटर का जो हमने पढ़ा है, प्रिबनाउ बॉक्स। ठीक है, प्रिबनाउ बॉक्स,
उसको एक सिग्मा कारक बोलकर एक प्रोटीन होता है, सिग्मा कारक बोलकर एक प्रोटीन होता है, ये आकर उसको आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस ये किससे जुड़ेगा? जो प्रिब नाउ बॉक्स हमने पढ़ा है, ठीक है, -35 बेस पेयर पर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस पर ये जुड़ जाता है और जुड़कर ये इनवाइट करेगा यानी बुलाएगा किसको? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बुलाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, उसमें टोटल 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है। अब देखो 5 यूनिट में क्या होता है, इसमें 2 अल्फा होता है, 1 यूनिट यह हो गई, ठीक है, बीटा होते हैं, बीटा डैश होती है और ओमेगा होता है और सिग्मा भी इसी का ही भाग है, आरएनए पॉलीमरेज का ही भाग है। अब अगर हम सिग्मा को इसमें से हटा दें, सिग्मा को नहीं काम में ले रहे, केवल इन 4 यूनिट की बात कर रहे हैं, तब तो हम इसको कहेंगे कोर एंजाइम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कोर एंजाइम। हिंदी का नाम भी यही होगा, इसको हम कह देते हैं कोर एंजाइम। इसके अंदर क्या होगा? सिग्मा कारक नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। अगर सिग्मा कारक भी इसको जोड़ देते हैं तो हम इसको कहेंगे होलो एंजाइम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा होलो एंजाइम, इसका नाम हो जाएगा, अगर सिग्मा कारक इनके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। अब इनमें क्या होते हैं, ये जो अल्फा है इसकी 2 यूनिट होती है, फिर बीटा होते हैं, बीटा डैश होती है और ओमेगा होती है। अब इसके साथ में अगर मैंने क्या किया, सिग्मा कारक को जोड़ दिया तो ये होलो एंजाइम होता है। इसमें ओमेगा क्या करेगा? इन सभी को आपस में बाइंड रखने का, आपस में जोड़े रखने का काम करेगा। फिर इसमें जो बीटा डैश है, इसमें हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है, हेलिकेज की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा ये क्या करेगा? इन आरएनए के जो डीएनए जो है, इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। मान लो कि यहाँ पर एडिनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, गुआनिन है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ेगा, तो ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़कर दोनों रज्जुकों को ऐसे सेपरेट कर देगा। तो सेपरेट होने पर यहाँ पर एक बुलबुले जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, हिंदी में यही नाम आपको याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन बबल या अनुलेखन बुलबुला कह सकते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा? नया आरएनए बनाना शुरू करेगा इस तरह। ठीक है, आरएनए इस दिशा में बनाएगा, ये 3 डेज पे और 5 डेज पे चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डीएनए है, ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, ये 3 डेज है, ये 5 डेज है। इस पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जुड़ जाएगा और इस दिशा में आगे बढ़ेगा 3 डेज पे 5 डेज की ओर, 3 डेज से 5 डेज की ओर। लेकिन आरएनए किस दिशा में बनाएगा? तो आरएनए ऐसे बनेगा, इस साइड में 5 डेज रहेगा, इस तरफ 3 डेज रहेगा। तो आरएनए बनने की दिशा होगी 5 डेज से 3 डेज दिशा की ओर। और ये क्या करेगा? एनटीपी के रूप में न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। एनटीपी का मतलब हो गया एटीपी के रूप में एडिनिन जोड़ देगा, जीटीपी के रूप में ग्वानिन जोड़ देगा, सीटीपी के रूप में साइटोसिन जोड़ देगा और यूटीपी के रूप में यूरेसिल जोड़ेगा। ठीक है, तो नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, तो इनके रूप में जोड़ेगा। लेकिन जो पहला इसमें जोड़ा जाता है न्यूक्लियोटाइड, वो या तो एडिनिन जोड़ेगा या गुआनिन जोड़ेगा। पहला न्यूक्लियोटाइड हमेशा एडिनिन और गुआनिन, जो हमने पढ़ा है कि एडिनिन और जो गुआनिन होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं, ये दोनों प्यूरिन होते हैं। तो पहला किसको जोड़ने का काम करेगा? ये प्यूरिन को जोड़ने का काम करेगा। तो इस प्रकार ये लगातार इस पे आगे बढ़ता रहेगा और आरएनए बनाता रहेगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि इनमें एलोंगेशन कैसे होता है। ओके, तो अब हम जो अनुलेखन है उसकी दीर्घीकरण प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की एलोंगेशन, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हमने अभी पढ़ लिया था कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आएगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? नया डीएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा नया आरएनए, सॉरी डीएनए नहीं, आरएनए बनाया जाएगा। इसको हम कह देते हैं डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए का उपयोग करके आरएनए बनाता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको कहते हैं। ये क्या करता है? 5 डेज से 3 डेज दिशा में काम करेगा, यानी 5 डेज से 3 डेज दिशा के अंदर ये आरएनए बनाने का काम करेगा। ठीक है, और जब आरएनए बन रहा होता है तो डीएनए और आरएनए आपस में मिलकर हाइब्रिड बनाते हैं, संकर बनाते हैं। जैसे हमारे पास है थाइमिन है, साइटोसिन है, एडिनिन है, गुआनिन है। ये आरएनए के एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन उनसे जुड़ेगा और एक यहाँ पर ये क्या बनाएगा? एक हाइब्रिड बनाएगा। ठीक है, एक संकर का निर्माण करेगा जिसको हम बोल देते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा कि जो
डीएनए इनमें जितने भी एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन है, इनको जोड़ा गया, इनको एनटीपी के रूप में जोड़ा गया है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और वो कौन कौन से हो जाएंगे? एटीपी हो जाएगा, अगर गुआनिन जोड़ा गया है तो जीटीपी हो जाएगा, अगर साइटोसिन जोड़ा गया है तो सीटीपी हो जाएगा, और अगर यूरेसिल जोड़ा गया है तो यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। प्लस साथ साथ में ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग करता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर साइटोसिन की जगह पर गुआनिन जुड़ गया तो इससे आगे प्रोटीन बनेगी, तो ये गलत होगा तरीका, प्रोटीन दूसरे टाइप की बनेगी, यानी उत्परिवर्तन आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा। उससे बचने के लिए इसकी प्रूफ रीडिंग भी करता है कि जो जोड़ रहे हैं ये सही तो जोड़ रहे हैं क्या। ठीक है, तो उसकी प्रूफ रीडिंग का काम भी कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही यहाँ पर प्रूफ रीडिंग का काम भी करेगा। ठीक है, प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। तो ये हो गया हमारे पास एलोंगेशन प्रोसेस। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं कि टर्मिनेशन इसमें अंदर कैसे होता है, टर्मिनेशन यानी समापन कैसे होगा। ओके, तो अब हम जो टर्मिनेशन प्रोसेस है उसके बारे में जान लेते हैं कि समापन कैसे होता है। तो देखिए, अनुलेखन का जो समापन होता है, टर्मिनेशन होता है, वो दो टाइप का होता है। एक कहते हैं हम रो निर्भर, रो एक प्रोटीन का नाम है, उस पर निर्भर करके रो डिपेंडेंट होता है। और दूसरा होता है कि वो रो पर निर्भर नहीं करता, रो विहीन, रो इंडिपेंडेंट होता है। अब पहले पढ़ लेते हैं कि रो निर्भर टर्मिनेशन समापन कैसे होता है। तो एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है रो प्रोटीन। ठीक है, एक रो प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, इसके जो समापक होता है यानी टर्मिनेटर होता है, जब टर्मिनेटर के पास पहुंचते हैं, समापक के पास पहुंचते हैं, तो रो प्रोटीन आकर जुड़ती है और जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो नया आरएनए बना रहा है उसको सेपरेट कर देती है। फिर आरएनए और जो डीएनए का हाइब्रिड बनता है, संकर बनता है, उसको भी तोड़ देती है, और डीएनए है ये आरएनए से अलग हो जाएगा और आरएनए फिर स्वतंत्र हो जाएगा, पूरा एक अकेला बन जाएगा। इस प्रकार इसमें क्या होता है कि टर्मिनेशन होता है, जो अनुलेखन की प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, वो रुक जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो रो विहीन यानी रो इंडिपेंडेंट कैसे होता है। तो इसमें इस रो प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है कि हेयर पिन लूप बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? हेयर पिन लूप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप यही नाम लिख सकते हैं, हेयर पिन पास बनता है, हेयर पिन लूप बनता है। अब ये लूप की वजह से क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, आगे तो बढ़ जाएगा, देखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ रहता है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ये आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिड बनता है डीएनए और आरएनए का, वो हाइब्रिड नहीं बन पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आरएनए है ये डीएनए से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और इस प्रकार जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है, समापन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब ये क्वेश्चन बन गया कि सर ये हेयर पिन लूप क्या है। तो देखो, ये जैसे हमारे पास आरएनए है, ठीक है, इस आरएनए पर जैसे हमारे पास कुछ कोड ऐसे है, एडिनिन है, एडिनिन है, एडिनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, एडिनिन है, और फिर हमारे पास है यूरेसिल है, यूरेसिल है, यूरेसिल है, गुआनिन है, गुआनिन है, और यूरेसिल है। तो ये कोड क्या होते हैं, देखो उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखेंगे, यूरेसिल है, गुआनिन है, गुआनिन है, फिर यूरेसिल, 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 ऐसे है। तो ये कोड आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, यानी इस तरह स्थिति हो जाती है, ये एडेनिन है, फिर एडेनिन है, फिर एडेनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है। ठीक है, फिर इनके बीच का कुछ भाग होगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास गुआनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन, ऐसे लिख दिया। और फिर इस साइड के अंदर हमारे पास क्या है, यूरेसिल है, फिर है गुआनिन है, गुआनिन है, फिर यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल। तो ये आपस में ऐसे बंद बना लेंगे, बंद बनाने की वजह से क्या होगा, ये मैंने जी लिखा है, ध्यान रखना है। तो बंद बना लेंगे और एक इस तरह स्ट्रक्चर बन जाती है जिसका नाम होता है हेयर पिन। तो इसकी वजह से टर्मिनेशन होता है, इसको इंट्रिंसिक प्रोसेस भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो ये था हमारे पास अनुलेखन की प्रक्रिया। अब हमें बाकी रह गया पश्च अनुलेखन रूपांतरण, वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक बटन को भी दबा दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में पश्च अनुलेखन रूपांतरण, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो देखें, जो पश्च अनुलेखन रूपांतरण है इसको आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं, आरएनए संसाधन भी कहा जाता है। अब देखो ये होता क्या है, समझे इसके बारे में, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको पता है केंद्रक नहीं होता, तो जीव द्रव्य में ही क्या होगा, डीएनए है उससे आरएनए बनता है। ठीक है, लेकिन जब उनमें आरएनए बन रहा होता है
ठीक है, हमने पढ़ा है, देखो इस तरह ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। ठीक है, इस तरह ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है और आरएनए बन रहा होता है। तो आरएनए जब बनना शुरू होता है तो साथ साथ में इसके साथ में राइबोसोम जुड़ जाएगा और राइबोसोम जुड़कर उनमें प्रोटीन का बनाना शुरू कर देगा, प्रोटीन का संश्लेषण शुरू कर देगा। तो इसको हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साथ साथ चलता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कम ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में। तो जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता है तो ट्रांसलेशन भी इसके साथ साथ में पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हमारी कोशिकाओं की बात करें यानी यूकेरियोट की बात करें तो डीएनए बनता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर, सॉरी केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, उससे फिर आरएनए बनता है और आरएनए फिर जीव द्रव्य में आकर प्रोटीन बनाएगा, इससे राइबोसोम जुड़ेगा और फिर प्रोटीन बनाएगा। तो जब आरएनए को केंद्रक से बाहर आकर जीव द्रव्य में आना होता है फिर प्रोटीन बनेगा। तो इतने में कोई भी न्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो आरएनए का पाचन करता है तो वो आरएनए को नष्ट कर देगा। तो उससे बचने के लिए उसकी प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, 5 डेज सिरे पर और 3 डेज सिरे पर इनकी प्रोटेक्शन करके भेजेंगे। और फिर जो एचएनआरएनए बनता है हमारे अंदर, जो डीएनए से डायरेक्ट आरएनए नहीं बनता, एमआरएनए नहीं बनता, एचएनआरएनए बनता है, उसको चेंज किया जाएगा एमआरएनए में, फिर इसको भेजा जाएगा जीव द्रव्य में। तो ये जो एचएनआरएनए बना ये क्या चीज होती है, फिर एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बना और इनकी प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। तो इन सभी को प्रक्रियाओं को हम कहते हैं आरएनए संसाधन या आरएनए प्रोसेसिंग। तो इसमें 3 स्टेप काम आती है। पहला भाग होता है उसको हम कहते हैं 5 डे स्केपिंग या आच्छादन। तो इसके जो 5 डेज सिरे के ऊपर यहाँ पर एक कैप लगा दी जाती है यानी एक आच्छादन किया जाता है, ढक दिया जाता है। किससे ढक दिया जाता है, यहाँ पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इंग्लिश का नाम भी यही है, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, और 3 डे सिरे पर होता है पुच्छन, टेलिंग। और इस पुच्छन में क्या किया जाता है कि इसके 3 डे सिरे पर बहुत सारे एडेनिन 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 ऐसे जोड़ दिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉली ए टेल, पॉली ए टेल जोड़ दी जाती है। उसके बाद में एचएनआरएनए को एमआरएनए में बदल दिया जाता है, इसको हम कहते हैं संबंधन। तो ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि 5 डे स्केपिंग या आच्छादन क्या होता है। तो देखें, अभी हमने पढ़ा है कि जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में डीएनए बनता है। ठीक है, डीएनए बनता नहीं, ऑलरेडी रहता है, और उससे आरएनए बनता है, उसको हमने नाम दिया था एचएनआरएनए। ठीक है, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या होता है ये आपको आगे पता चल जाएगा, इस वीडियो में आप लगातार बने रहे। तो एचएनआरएनए है, उसके 5 डे सिरे के ऊपर होता है प्रोसेस 5 डे स्केपिंग की, आच्छादन की। उसमें क्या किया जाता है, 5 डे सिरे पर 3 फॉस्फेट पहले से मौजूद रहते हैं। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना एटीपी जीटीपी ऐसे, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे फर्स्ट 5 डे सिरे पर पहले से मौजूद रहते हैं। तो एक एंजाइम आता है, इसका नाम होता है आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, या इसको एक और नाम कहा जाता है फॉस्फो हाइड्रोलेज, इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, यहां से 2 फॉस्फेट एक फॉस्फेट हटा देगा, एक फॉस्फेट को यहां से रिमूव कर देगा और अकार्बनिक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में ये अलग हो जाएगा। तो कितने फॉस्फेट बचेंगे, यहाँ पर ओनली 2 फॉस्फेट बचेंगे। अब आईपी का मतलब क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट जिसके साथ में कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर 2 फॉस्फेट बचे। अब यहाँ पर आएगा जीटीपी, जीटीपी का मतलब हो गया ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब ग्वानीन है उसके साथ में 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ग्वानीन है उसके साथ में 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ये इसके पास आएगा। तो इसमें से क्या किया जाएगा, 2 फॉस्फेट हटा दिए जाएंगे। तो 2 फॉस्फेट हटा दिए गए, देखो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, और एक फॉस्फेट बाकी रह गया, तो उनको इनके साथ में यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, यहाँ पर बन गया ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट।
यहाँ पर ओनली पहले 2 ही फोस्फेट थे, डाइफोस्फेट थे। पहले यहाँ पर 3 फोस्फेट थे यानी ट्राइफोस्फेट थे, यहाँ पर फिर डाइफोस्फेट रहा, यहाँ पर वापस गुआनोसिन ट्राइफोस्फेट बन गया। फिर क्या किया जाता है कि जो ग्वानिन होता है, इसके जो 7th नाइट्रोजन है, 7वें नंबर पर जो नाइट्रोजन आता है उस पर एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एक मिथाइल समूह है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कह देंगे, मेथिल समूह है। ये जोड़ दिया जाता है, कहां पर जोड़ दिया जाता है, ग्वानिन के साथ में। तो अब यहां पर ऐसी स्ट्रक्चर हो चुकी है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, हिंदी में कह देंगे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जोड़ दिया जाएगा। इसका ये जोड़ने का काम कौन करेगा, तो देखो मेथिल जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर मेथाइल ग्रुप, तो मेथाइल ट्रांसफर कर रहे हैं इसको, तो ट्रांसफेरेज, तो इसका एंजाइम की जरूरत क्या होगी, मेथाइल ट्रांसफेरेज। और यहाँ पर जब ग्वानिन जोड़ रहे थे तो एंजाइम कौन सा चाहिए था, ग्वानाइल ट्रांसफेरेज। ग्वानिन जोड़ रहे हैं तो ग्वानाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम चाहिए था। और जब यहाँ पर ग्वानिन के साथ में CH3 जोड़ रहे हैं तो नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल ट्रांसफरेज। वो कहाँ जोड़ा जाता है, 7वें नाइट्रोजन पर। अब ये क्या चीज है, तो देखिए मैंने आपको बताया था प्यूरिन और पायरेमिडीन में, तो ग्वानिन क्या होता है, प्यूरिन होता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी CCCNCN, फिर यहाँ पर था हमारे पास NC, फिर N। फिर हमने इसको काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और ये 7th है। इस 7th के साथ में एक CH3 जोड़ दिया जाता है, मेथाइल जोड़ दिया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, या हम इसको कह सकते हैं 7 मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7th कार्बन पे जोड़ा जाता है। अब ये ऐसा क्यों जोड़ा जाता है, ये इसलिए जोड़ा जाता है कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है, एक्सोन्यूक्लिएज हिंदी में ऐसे लिख देते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, जो आरएनए है, ठीक है, उसका डाइजेशन यानी उसको तोड़ना शुरू कर देता है, काटना शुरू कर देता है, उसको नष्ट करना शुरू कर देता है इस तरह। तो 5 डेज सिरे से, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, केप लगा दी, ठीक है, टोपी पहना दी इसको। इसका नाम क्या है, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का, ताकि इधर से जो इसका बचाव हो सके, इसको नष्ट नहीं किया जा सके इस एंजाइम से, इससे सुरक्षा के लिए हमने ऐसा किया है। अब ये एंजाइम इधर से भी तो तोड़ सकता है, इसके 3 डेज सिरे से इसको काट सकता है, इसे तोड़ना शुरू करेगा, नष्ट कर देगा, इस एंजाइम आरएनए को नष्ट कर देगा। तो आरएनए का पाचन होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हमें कुछ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पुच्छन, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमने आच्छादन के बारे में जान लिया, अब पुच्छन के बारे में जान लेते हैं, यानी 3 डेज टेलिंग है वो क्या होता है। तो देखिए 3 डेज टेलिंग में क्या किया जाता है, अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो कोशिकाएं हैं यूकैरियोट, उसके केंद्रक में जो डीएनए होता है, फिर वहां से आरएनए बनता है, फिर इस आरएनए को जीव द्रव्य में आना होता है। तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्शन के लिए 5 डेज केपिंग किया था, यानी कुछ आच्छादन किया था, ठीक है। और अब इसके जो 3 डेज के ऊपर हम एक पूंछ जोड़ देते हैं जिसका नाम होता है पॉली ए टेल, ठीक है, ये जोड़ दिया जाता है। अब ये कैसे होता है, तो जो आरएनए बनता है जिसको हम कहते हैं प्री एमआरएनए, इसका नाम क्या होता है, प्री एमआरएनए भी कहते हैं, या इसको कहते हैं HNRNA। अब ये HNRNA या प्री एमआरएनए क्या होता है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखें इसमें क्या होता है, 5 डेज पे तो हमने पढ़ लिया, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ देते हैं, लेकिन इसके 3 डेज पे कैसे क्या होता है, पॉलीएटेल जोड़ना होता है, ये पॉलीएटेल जोड़ना होता है। वो कैसे जोड़ा जाता है, तो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, अनुक्रम होते हैं इसके ऊपर 3 डेज सिरे की साइड में, जिसका होता है AAU ट्रिपल ए होता है। फिर इनकी पहचान करने के लिए कुछ प्रोटीन आती है, एक प्रोटीन का नाम होता है CPHF, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, ये आता है। इनके अलावा एक और प्रोटीन आता है, इसका नाम होता है CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ये इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, और 2 प्रोटीन और जरूरत होती है, इनका नाम होता है क्लीवेज फैक्टर और फर्स्ट और सेकंड। अब क्लीवेज का मतलब यहाँ पर है काटना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है,
आरएनए एमआरएनए को यहाँ से काट दिया जाता है, इसको एचएनआरएनए या प्री एमआरएनए कहते हैं, यहाँ से काट दिया जाता है। उनको काटने के लिए चारों प्रोटीन काम करेगी और इस एमआरएनए का कुछ टुकड़ा है ये काट कर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में एक एंजाइम आता है, इसका नाम होता है पोली ए पॉलीमरेज। देखो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करता है, यहाँ पर बहुत सारे एडिनिन 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 जोड़ देता है। लगभग ये 200 से 300, ठीक है, 200 से 300 एडिनिन है, ये जोड़ दिए जाते हैं 3 डेज सिरे पर। और इस संरचना का नाम होता है क्या, पोली ए टेल। इस स्ट्रक्चर का नाम है पोली ए टेल। और ये 3 डेज सिरे पर जोड़ दिए जाते हैं। क्यों जोड़ दिए जाते हैं, ताकि इधर से भी प्रोटेक्शन हो जाए। तो इस प्रकार हमने 5 डेज से प्रोटेक्शन दे दिया और 3 डेज से प्रोटेक्शन दे दिया, ताकि जो एंजाइम है वो इधर से भी इसको नष्ट नहीं कर पाए, काट नहीं पाए, और एंजाइम इधर से भी नहीं काट पाए। तो दोनों तरफ से काटने से बचाने के लिए हमने क्या कर दिया है, दोनों तरफ, एक तरफ आच्छादन कर दिया यानी टेपिंग कर दिया, एक तरफ हमने पुच्छन कर दिया यानी टेलिंग कर दिया। तो टेलिंग कैसे हुआ, सबसे पहले यहाँ पर एक साइट थी, स्पेसिफिक साइट यानी स्थल था, विशिष्ट स्थल था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज स्थल, ठीक है, जहां से काटने का काम किया जाता है। आरएनए को काट दिया जाता है छोटा टुकड़ा, और काटने में 4 प्रोटीन की जरूरत होती है, सीपीएसएफ, सीएसटीएफ, सीएफ फर्स्ट और सेकेंड, ये सब मिलकर इसको काटेंगे। जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और एक लंबी पूंछ बना देगा 200 से 300 एडिनिन की, और इसे को हम क्या बोल देते हैं, पोली ए टेल कह देते हैं। तो इस प्रकार इसके 5 डेज से भी सुरक्षा हो गई और 3 डेज से भी सुरक्षा हो गई। इसके पश्चात होता है संबंधन। तो संबंधन के बारे में जान लेते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं स्प्लाइसिंग संबंधन क्या होता है। तो देखिए संबंधन में, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, उससे पहले हम जानेंगे कि ये एचएनआरएनए या प्री एमआरएनए क्या होता है। मैं कब से एचएनआरएनए बोला जा रहा हूँ, तो एचएनआरएनए क्या होता है। तो देखिए एच का मतलब यहाँ पर है हेटेरो, ठीक है, एन का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियर, और आर का मतलब यहाँ पर है आरएनए। हेटेरो को हिंदी में कह देते हैं विषमांगी, ठीक है, न्यूक्लियर हो गया केंद्रकीय, केंद्रक में पाया जाने वाला आरएनए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक होता है, उसमें जो डीएनए है, इसे डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो किसके रूप में बनता है, एचएनआरएनए के रूप में बनता है। फिर इसमें चेंज होकर इसको बना दिया जाता है एमआरएनए। तो ये केंद्रक में बनता है, फिर से केंद्रकीय है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है एक्सॉन और एक तो होता है इंट्रॉन। इस वजह से इसको कहा जाता है हेटेरो, ठीक है, और ये आरएनए है। इससे बनकर बाद में क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है, और आरएनए भी कौन सा बनता है, एमआरएनए बनता है। तो एमआरएनए बनने से पहले ये बनता है, पहले को हम क्या बोलते हैं, प्री। तो इसको हम प्री एमआरएनए भी कहते हैं, प्री एमआरएनए या एचएनआरएनए कहते हैं। अब इनमें क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए होता है, ठीक है, उससे आगे जाके बनता है प्रोटीन। जैसे इसमें हमने पढ़ा था एडिनिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है, साइटोसिन, एडिनिन, ऐसे अनुक्रम पाए जाते हैं, सीक्वेंस पाए जाते हैं, किनके, नाइट्रोजनी क्षार के। तो इन सीक्वेंस को यूज में लेकर बनाई जाती है प्रोटीन। तो इस आरएनए का कुछ भाग ऐसा होता है जो कुछ काम का नहीं होता है, यानी ये प्रोटीन बनाने में काम नहीं आएगा, प्रोटीन बनाने में काम नहीं आएगा। तो हम बोल देते हैं ये प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते। तो आरएनए के वो भाग जो प्रोटीन का कोट लेखन नहीं करते उनको हम क्या बोल देते हैं, इंट्रॉन्स कह देते हैं, यानी ये कोडिंग नहीं करते, प्रोटीन की कोडिंग नहीं करते। दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का कोडिंग नहीं करते, वो इंट्रॉन हो गए। और जो कोडिंग करते हैं वो एक्सॉन है, ये प्रोटीन के कूट लेखन में भाग लेंगे। तो हम बोलेंगे आरएनए का वह भाग जो प्रोटीन के कूट लेखन में भाग लेगा उसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, इस वजह से इसको विषमांगी आरएनए कहते हैं। तो ये कुछ काम के नहीं होते, ये काम के होते हैं। इसको आप ऐसा कर सकते हो, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। तो ये अंदर घुस गया, बीच में ही ऐसे ही घुस गया है, तो ये कुछ काम का नहीं था, इनको हटाना होता है। तो इनको हटा दिया जाता है, वो केवल एक्सॉन को जोड़कर एमआरएनए बना लिया जाता है। तो इंट्रॉन को हटाकर ओनली एक्सॉन को जोड़कर एमआरएनए बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस होता है, उसका नाम स्प्लाइसिंग होता है। यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाएगा, और एक्सॉन्स को आपस में जोड़कर एक एमआरएनए बनाया जाएगा। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग या संबंधन कहते हैं। अब ये होती कैसे है डिटेल में जानते हैं, लेकिन 12th के अकॉर्डिंग इतना ही आपका इनफ है। अगर आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो हम आगे वाला टॉपिक आपको काम का होगा। तो देखिए ये 2 टाइप का होता है, एक को हम कह देते हैं सेल्फ मेडिएटेड, और दूसरा होता है
स्प्लिसियोसोम मेडिएटेड, दो टाइप का होता है। यानी एक तो होता है स्वतः होने वाला, अपने आप होने वाला, और दूसरा क्या होता है प्रोटीन के द्वारा होगा, जिसका नाम होता है स्प्लियोसोम प्रोटीन, उनके द्वारा होता है। तो ये सेल्फ मेडिएटेड और स्प्लियोसोम मेडिएटेड क्या होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो संबंधन का जो पहला टाइप है वो जान लेते हैं, जो है हमारे पास सेल्फ मेडिएटेड, स्वतः माध्यित, यानी अपने आप होगा, इसमें कोई प्रोटीन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखिए हमारे पास ये एक जोन है, ये एक जोन है, और बीच में ये रेड कलर से ये मैंने इंट्रॉन दिखाया है। अब इस इंट्रॉन को हटाना है, तो इंट्रॉन को हटाने के लिए क्या होता है, इस इंट्रॉन के अंदर एक एडिनिन पाया जाएगा, यहाँ पर जैसे दिखा के रखा है, एक एडिनिन पाया जाएगा, उसके पास ओएच होता है। अब ये ओएच कौन सा है, जैसे हमने ये पढ़ा था, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, यहाँ एडिनिन है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, ठीक है, यहाँ CH2, फिर फोस्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन, फिर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, ऐसे पढ़ा था हमने। अब ध्यान रखना है डीएनए में यहाँ पर OH की जगह पर क्या होता है, ओनली H, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आरएनए की, तो यहाँ क्या रहेगा, OH रहेगा। ये वाला OH क्या करेगा, यहाँ जो ग्वानिन और एडिनिन है, सॉरी ग्वानिन और यूरेसिल है, उनके बीच यहाँ पर जाकर उस पर अटैक करेगा, ग्वानिन के ऊपर, यानी इस तरह है, जैसे मान लो यहाँ ग्वानिन है, ठीक है, फिर इसके पहले मान लेते हैं ग्वानिन के बाद में कोई साइटोसिन वगैरह यहाँ पर कुछ होगा, मान लेते हैं यहाँ पर साइटोसिन है, तो ये मेरे पास साइटोसिन है, ये OH है, ये OH है, ठीक है, ये CH2, फिर ये O, फिर ये P, ये यहाँ पर इस तरह है, ये ग्वानिन, और ये क्या करते हैं, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए हैं, ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो OH था ना, किसका, एडिनिन वाला, मैं केवल ये दिखा रहा हूँ, ये एडिनिन वाला जो OH था, ये वाला, ये यहाँ पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना, नाभिक स्नेही, वो अटैक करता है यहाँ पर, और इसके फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है। देखो इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए ना, तो देखो इसके पास क्या है, मैं यहाँ पर इसको पूरा बना देता हूँ, ये मेरे पास है पेंटोज शुगर, ये एडिनिन, ये इसके पास है OH, इधर भी OH है, यहाँ CH2, फिर O, फिर फॉस्फेट है, ये किसी के साथ में से जुड़ा हुआ है, यहाँ किसी के साथ में जुड़ा हुआ होगा, तो ये यहाँ से इसे जुड़ा हुआ है। अब क्या करता है, ये यहाँ पर इसका एडिनिन है, इसका जो एस्टर बॉन्ड है, ये क्या करेगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये काम आएगा, ये इसको हाइड्रोजन दे देगा, तो हाइड्रोजन देते ही ये तोड़ जाएगा इसके बंध। अब इसका हाइड्रोजन गायब है, तो ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो ये क्या करेगा, ग्वानिन है, ये एडिनिन के साथ में बंध बना लेगा, फोस्फोडाइएस्टर बंध बना लेगा, और ये भाग टूट जाएगा। अब ये भाग टूटते ही इसका देखो OH फ्री हो गया ना ग्वानिन का, यहाँ पर ग्वानिन का OH फ्री हो गया, तो जैसे ये OH फ्री हो गया, ये भी क्या करेगा, यहाँ जैसे इसने कहा ना कि तुमने मेरे फ्रेंडशिप तोड़ी ग्वानिन और साइटोसिन के साथ में, तो ये इसका ये भी इस पे अटैक करेगा, ठीक है, जैसे मान लो ग्वानिन है, नेक्स्ट यहाँ पर मान लेते हैं साइटोसिन होगा, ठीक है, तो ये OH क्या करेगा, इस ग्वानिन का, जैसे मैं इस वाले को दिखा देता हूं कि यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह जुड़ा हुआ है, ये ग्वानिन है और उसके साथ में साइटोसिन जुड़ा हुआ है। अब ये OH यहाँ वाला, जहां पर जो OH था, जैसे मान लो कि इसका जो OH था, ये तो बना लिया था बंद इसने, ठीक है, तो यहाँ पर OH फ्री हो जाएगा, और ये OH भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, ठीक है, हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो ये बंध टूट जाएगा, और खुद ये ऑक्सीजन इसका होगा, ये इसके साथ में बंध बना लेगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि ये यहाँ पर इसको हाइड्रोजन दे देगा, तो ये टूट जाएगा यहाँ से, जैसे ही ये टूटेगा तो ये सेपरेट हो जाएगा इसके साथ में अलग, और ये खुद इसके साथ में यहाँ बंध बना लेगा, और दोनों एक जोन आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन है, ये दिया जाता है, और OH एक अटैक करता है, इससे क्या बन जाता है, ये एस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो देखो पहले एस्टर बॉन्ड किसके साथ में था, इसके साथ में था, फिर ये एस्टर बॉन्ड यहाँ से अटैक कर दूसरे ऑक्सीजन के साथ में आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांस एस्टिफिकेशन होता है, यानी एस्टर बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। पहले ये एस्टर बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, लेकिन इस OH ने टांग अड़ा दी और इनका बॉन्ड को तोड़ दिया, तो इसके बॉन्ड को तोड़ दिया और खुद ऑक्सीजन इसको एडिनिन के साथ में जोड़ दिया, तो यहाँ पर इनका बॉन्ड था एस्टर बॉन्ड, वो तोड़कर इनके बीच में आ गया, तो ट्रांसफर हो गया एस्टर बॉन्ड का। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर कि यहाँ जो OH फ्री रह गया, ये OH ने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो एस्टर बॉन्ड होता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उस बॉन्ड को तोड़ देता है एस्टर बॉन्ड को, और खुद यहाँ से जुड़ जाएगा, ये है ना, ये साइटोसिन के साथ में जुड़ जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये OH था तो यहाँ पर H बचा, ये H तो इसके साथ में निकल गया, और यहाँ साइटोसिन है, ये आपस में इनका बॉन्ड बन जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर दो एस्टर बॉन्ड को तोड़ा गया, तो पहला हो गया फर्स्ट ट्रांस एस्टिफिकेशन, फिर दूसरा हो गया सेकंड ट्रांस एस्टिफिकेशन।
तो ये हो गया हमारे पास के संबंधन की सेल्फ मेडिएटेड एंड स्वतः माध्यित प्रक्रिया कैसे होती है। तो वो दो अभिक्रियाओं के द्वारा होती है जिनका नाम क्या होता है, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, ट्रांस एस्ट्रीकरण हिंदी में कह देते हैं, उस अभिक्रियाओं के द्वारा होता है ट्रांस एस्ट्रीकरण। अब दूसरा हम और पढ़ लेते हैं जिसमें क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन के द्वारा होता है। ओके, तो अब हम जो स्प्लिशियोसोम मेडिएटेड है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो प्रोटीन, 5 प्रोटीन का एक समूह होता है, 5 प्रोटीन पाई जाती है और इन प्रोटीन का समूह होता है जिनका नाम होता है स्प्लिशियोसोम। ये स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन होती है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। अब ये 5 टाइप की है, इसमें याद रखना है U3 नहीं होता, ये टोटल U1, U2, U4, U5 एंड U6 है। अब एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर इसमें कुछ जो 5 डेज और 3 डेज, तो जो इंट्रॉन का 3 डेज सीरा रहेगा, ये 5 डेज सीरा होगा इंट्रॉन का, ये 3 डेज सीरा हो गया। तो इंट्रॉन का जो 3 डेज सीरा होगा उस साइड के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, एडिनिन पाया जाता है स्पेशल, इसको हम कहते हैं ब्रांच पॉइंट। इसका नाम क्या होता है, ब्रांच पॉइंट। तो यहाँ इस ब्रांच पॉइंट पे क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें U1 आएगा, ठीक है, जो स्प्लिशियोसोम प्रोटीन है, ये आकर क्या करेगी, स्टार्टिंग जो साइट होगी इंट्रॉन की वहां बाइंड हो जाएगी। उसके बाद में एक और प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है BBP, ठीक है, बी का मतलब यहां पर है ब्रांच पॉइंट, दूसरे बी का मतलब होता है बाइंडिंग और पी का मतलब पॉइंट प्रोटीन है, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे हमने पढ़ा था TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वैसे कौन सा BBP है। और फिर ये BBP इनवाइट करती है किसको, U2 को इनवाइट करती है और ये आकर इनके साथ में जुड़ जाएगा। तो U2 आएगा और आकर यहाँ इसके साथ में बाइंड हो जाएगा ब्रांच पॉइंट के साथ में। फिर क्या होता है, इससे ये इनवाइट करते हैं बाकी सभी को, यानी U4 है हमारे पास, ठीक है, U5 है और U6 है, इन सभी को ये इनवाइट करते हैं और ये भी आकर इनसे बाइंड होते हैं। तो इसमें U4 और U5 तो उत्प्रेरक प्रक्रिया जो होती है इनकी, ठीक है, उनको इनहेंस करता है यानी बढ़ाने का काम करता है, इन सभी को उत्प्रेरक प्रक्रिया को, यानी कैटालाइटिक एक्टिविटी है उसको इनहेंस करता है, ठीक है, उत्प्रेरक। अब यहाँ इस क्या होता है, ये जो A है एडिनिन जो था, ठीक है, इसके OH के द्वारा यहाँ पर अटैक किया जाएगा, यहाँ का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा और ये खुद बंद बना लेगा, यहाँ से फिर ये एडिनिन खुद बंद बना लेगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये स्थिति ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर ये एडिनिन था, ये यहाँ से इसको तोड़ देगा, कट लगा देगा और ये खुद जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, नाभिक स्नेह अभिक्रिया होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वही ट्रांसफर हो गया, यहाँ जो एडिनिन ग्वानिन के बीच में जो बंद था वो इसके पास चला गया, तो हम बोलेंगे ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ट्रांस एस्ट्रीकरण यहाँ पर भी हो रहा है। फिर जैसे ये इसको अटैक लगाएगा, इसको तोड़ देगा, तो यहाँ पर भी तो OH है ना, ठीक है, कैसे OH है, देखो इस तरह था, ये मेरे पास ये एक जोन है, फर्स्ट वाला ये एक जोन मैंने यहाँ दिखा दिया, ये दूसरा एक जोन है, ये दूसरा एक जोन मैंने ये यहाँ दिखा दिया, कंप्लीट है इतना। अब यहाँ वाले इस पर एडिनिन था, इस एडिनिन ने यहाँ अटैक किया और यहाँ पर कट लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, ये आकर इसे जुड़ गया खुद एडिनिन से, तो यहाँ पर OH फ्री हो गया पहले वाली तरह। अब ये OH क्या करेगा, यहाँ पर अटैक लगा करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से तोड़ देगा इनको। तो जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो 2 बार एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पर भी 2 स्टेप में होती है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पर, तो ये आकर इस पे अटैक लगाएगा, तो इससे ये पूरा भाग अलग हो जाएगा और साथ में सहायता करने के लिए इनके अंदर ये 5 टाइप की प्रोटीन है, ये सहायता करेगी। पहले वाले में कोई सहायता नहीं हो रहा था, यहाँ पर ये प्रोटीन सहायता करेगी। तो इसमें क्या होता है, मेन जो है ये U1 और U2 है, ये तो पहचान करेंगे स्टार्टिंग साइट की और एंडिंग साइट की, ठीक है। उसके बाद में आ गया इसके अंदर U4 और U6, तो U4 और U6 क्या करते हैं, उत्प्रेरक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं इनकी, और बचा कौन, U5, ये इनको लाइगेशन में, यानी दोनों एग्जाम इंट्रॉन्स है उनको आपस में ऐसे यहाँ से दो, ये एक जोन मान लो फर्स्ट था, ये एक जोन सेकंड था, इनको आपस में जोड़ने में सहायता करता है। तो इस प्रकार ये जो इंट्रॉन है ये अलग हो जाते हैं। अब जो इंट्रॉन अलग होते हैं ना, वो ऐसे लूप की फॉर्म में अलग होते हैं ऐसे, ठीक है, जिनको लेडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडिएट कहते हैं, लेडिएट कहते हैं। कोई रस्सी का फंदा बनाया जाता है उसको लेडिएट कहा जाता है, तो वैसी स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें, लेडिएट स्ट्रक्चर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने पढ़ लिया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है। अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।